अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक और वाक़े से करते हैं। ज़िंदगी में वाक़यात बड़े हैं। मेरी ज़िंदगी में तो कम अज़ कम बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं जब किताब लिखूँगा ना तो उसका नाम होगा वैस के वाक़यात। सही है, और उन वाक़यात में बहुत कुछ है भाई। देखें, एक शख्स गया गाँव में, और वो गांव में गया तो गांव वालों ने उसकी बड़ी आवभगत की कि भाई मेहमान आया है, मेहमान की तो आवभगत करनी चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। खाना वाना उसके सामने लेकर भाई दस्तरखान पे बड़ा ज़बरदस्त अनवाع व अक़साम के खाने ला कर रख दिए, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सा डंडा वो भी ला के रख दिया। अब वो मेहमान जो है वो ज़रा पहले उसने खाने की तरफ देखा, फिर डंडे की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ देखा, फिर उसने सोच में मजबूर हुआ कि यार ये चक्कर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब डंडा था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा सा डंडा था। तो वो मेहमान ज़रा घबराया, डरा। बहरहाल उसने डरते डरते गाँव वालों से पूछा कि भाई ये खाना तो चलो ठीक है, मगर इस डंडे का मकसद क्या है? तो गाँव वालों ने कहा कि भाई देखें, हमें नहीं पता कि इसका मकसद क्या है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा किया करते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो खाना जब उसके सामने लगाया जाता था तो एक डंडा रखा जाता था। तो आप खाएं, कोई मसला नहीं है। उसको टेंशन थी। उसने कहा नहीं भाई, ये डंडा जो है ना ये किसी मकसद के लिए आया है, ये बता नहीं रहे हैं मुझे। उसने कहा नहीं देखे, मैं खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे इस डंडे का मकसद नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा भैया हमें नहीं पता, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे, आप खाएं खाना। सही है। मेहमान ने कहा ना, ये तो मैं काम करूंगा ही नहीं। बहरहाल जब मेहमान ने इनकार किया खाना खाने से तो उन्होंने एक बुजुर्ग को ढूंढा। बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग ये डंडा हमने रखा है, अब आप बताएं, ये मेहमान खाना नहीं खा रहा है। बुजुर्ग ने कहा इस डंडे को इतना बड़ा डंडा रखोगे तो कौन खाएगा, ये तो डर के ही मर जाएगा बेचारा। ये डंडा इतना बड़ा नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग जो है ना इसका छोटा डंडा रखते थे। तो उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया उस डंडे को। मेहमान ने कहा भाई ये छोटा सा है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा है। सही है। उन्होंने कहा ये क्यों रखा है छोटा डंडा? कहते भाई मकसद तो मुझे भी नहीं पता। एक और बुजुर्ग को ढूंढ कर लाए, उन्होंने फिर डंडा देखा, कहने लगे देखो ये वाकई बहुत बड़ा डंडा है, इसको मजीद छोटा किया जाए। मेहमान फिर डरा। फिर उसके बाद एक और ऐसे बुजुर्ग को लेकर आए जो बिल्कुल ही बस आखिरी उनकी एपिसोड चल रही थी और किसी भी वक्त ऊपर पहुंच सकते थे। वो आए, उन्होंने जब डंडा देखा तो फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा भाई हम रखते थे दस्तरखान पर एक छोटी सी तीली कि अगर किसी के नाक में कोई फंस जाए अच्छा तो वो निकाल ले। तो वो तीली जो है वो तब्दील होते 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 डंडा बन गई। अच्छा, वो तीली के जमाने से जिंदा था, ये बताने के लिए कि इतने अरसे में ये बढ़ के डंडा हो गई। किसी वक्त भी जा सकता था ना। अच्छा। आखिर में मिला हुआ। होता क्या है, जिंदगी में जब भी कोई तब्दीली आती है, या कोई कल्चर में कोई तब्दीली आती है, या माशरे में कोई तब्दीली आती है, या किसी रिलीजियस टीचिंग में कोई तब्दीली आती है, तो वो शुरू बिल्कुल तीली से होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना बड़ा डंडा बन जाती है कि लोग उससे डरते भी हैं और लोगों को पता नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और उसका कॉन्टेक्स्ट भी है जो वो बदलता जाता है। बहुत मरतबा हम कुछ ऐसे अल्फाज माजी में इस्तेमाल करते थे जो आज के दौर में इस्तेमाल करें तो लोग बड़ा मायूब समझते हैं। मसलन तो कोठा, कोठा इज अ वर्ड के जो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। छत को कहा जाता था और कहते थे यार आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है, चलो कोठे पे चलते हैं। तो वो कोठा का कॉन्टेक्स्ट बदल गया और उस किस्म की जो चीजें हैं जो हमारे कल्चर में तब्दीलियां आती हैं तो वो कुछ चीजें आप उस तरह से फिर इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं वक्त के साथ साथ। हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट या माजी में जिस चीज में वो इस्तेमाल होती थी वो बुरा नहीं था, लेकिन वो एक ये इसमें वो चाइनीज विस्पर वाला वो भी है, कॉन्सेप्ट भी है कि पुराने वक्तों में लोग उसको कहते थे, फिर आगे वो तब्दील होता गया, लोगों में उसकी शऊर जो है वो डिफरेंट तरीके से बनता गया और फिर वो जो है लोग उसको तब्दील करके कुछ अल्फाज ऐसे हो गए, कुछ का कुछ हो गया। हाँ, कुछ का कुछ हो गया। ये है असल इसके अल्फाज, कुछ का कुछ। तो कुछ का कुछ ना करें, नॉर्मल रहें। और न्यूज़ जो है वो हमेशा एक ही जैसी रहती है। चाहे आप पिछले साल का हमारा प्रोग्राम देख लें, चाहे उससे पिछले साल का प्रोग्राम देख लें, न्यूज़ वैसी ही रहेगी। तकरीबन सारी न्यूज़ वैसी ही रहेगी। 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं। इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका, अब एक्शन लें। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कराची में क्लिफ्टन में कायम पार्क में झूले से घिरकर 17 साला नौजवान जाँ भाग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजीर आज़म की मुफ्त आटा स्कीम के ऑडिट की हिदायत कर दी। डिजिटल मरदमशुमारी, कराची की आबादी में एक दिन में 1 लाख का इजाफा।
पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। यूक्रेन ने ड्रोन हमले के जरिए सदर पुतिन को मारने की कोशिश की, रूस का दावा। इटली के ताकतवर माफिया ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन, जराइम पेशा ग्रोह के 132 अफराद गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में हुकूमती क्रैकडाउन के बायस एहतजाजी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। और सर्बिया के स्कूल में 14 साला नौजवान की फायरिंग से 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी। बेहतरीन एक चीज आ गई है। अच्छा, वो क्या है? आपकी 15,000 रुपए की बचत करवा रहा हूँ मैं। हैं? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ 15,000 रुपए की बचत, जहाँ लाखों लग गए वहाँ मजबूरी में तो लाखों आप लगा सकते हैं। आपको 15,000 की बचत नहीं करनी? बताएं, चले बताएं। ना करें भाई, चले बताएं। आप बचत से खुश होती हैं या नहीं होती? पहले एक नॉर्मल बात। हाँ, होती हूँ बिल्कुल। अच्छा, और अगर बहुत सारी चीजें जाके सेल पे खरीदती इसलिए हो के सेल लगी, भाई सेल लगी होती है और ये सेल पे, अच्छा बहुत सारे लोग बड़ा मायूब समझते हैं सेल से खरीदा है। क्यों भाई? सेल से खरीदा है, वो लंडे का मामला होता है कि उससे क्यों खरीद लिया भाई। तो बहुत सारी चीजें, अच्छा लंडा बाजार में सिर्फ यूज्ड कपड़े ही नहीं होते, वहाँ पे डेकोरेशन का सामान और बड़ी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है। मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है, मैं बरमला इस बात का इकरार करता हूँ। और लोग इसको भी बड़ा गलत समझते हैं कि भाई आज कपड़े पहन लिए तो अब दोबारा ये रिपीट ना हो। ये प्रोग्राम पे तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता एंकर्स का, और वैसे भी जिंदगी में रिपीट नहीं करती। हाँ, तो वो भी मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इजी लाइफ है भाई। हाँ, तो 15,000 रुपए की अगर मैं आपकी बचत करवा दूं तो आप खुश होंगी या नहीं होंगी? आपकी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ। वो तो चेहरे नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, तो देखिए मुझे आपकी खुशी का कितना ख्याल है। अच्छा, बताएं। अब अखबार में खबर आई है कि रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, मोबाइल फोन 15,000 रुपए तक सस्ते। तो अगर आप मुझे एक नया मोबाइल लेके देंगी तो 15,000 रुपए की बचत होगी आपकी। तो फिर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? 15,000 रुपए की बचत मिलेगी ना। गिव एंड टेक मैं आपको लेके दूंगी, तो आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा? बचत तो मुझे कौन, वो जो भी है अथॉरिटी वो दिलवा रही है। तो मैं फिर आपको छोटी गाड़ियां 8 लाख और लग्जरी गाड़ियां 4 लाख रुपए तक सस्ती होने का इम्कान फिर ये कर देता हूँ। छोटी गाड़ियां 8 लाख और लग्जरी गाड़ियां 4 लाख रुपए तक सस्ती होने का। लग्जरी गाड़ियां कम सस्ती है और बड़ी छोटी गाड़ियां ज्यादा सस्ती है ना, ताकि गरीब आदमी को फायदा हो। लग्जरी गाड़ी आप खरीदेंगी, आपके पास वैसे ही ज्यादा पैसे, तो 4 लाख रुपए कम हो गए। टैक्स किस पे ज्यादा लगता है? जो कमाता ज्यादा है। हाँ? टैक्स कम किस पे लगता है? टैक्स चुराता कौन है ज्यादा? जो वो चुराने उड़ाने की कहानी नहीं है, वो तो खबर है। तो अगर आप 15,000 रुपए की बचत करना चाह रही हैं, अगर आप 15,000 रुपए की बचत करना चाह रही है तो मुझे एक मोबाइल फोन लेकर दे गिफ्ट में और 15,000 रुपए बचा ले। चलो ठीक है, देखते हैं। खबर है भाई, खबर है, बड़ी खबर है। खबर नहीं, मैच का क्या हुआ? ये खबर हुआ, किसी जबरदस्त मैच हुआ कल, बेहतरीन मैच हुआ। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 की बढ़तरी हासिल हो गई, यानी कि पाकिस्तान बेसिकली वो जो सीरीज है वो जीत चुका है। और अब बाकी 2 मैचेस हैं और पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि ये 2 मैचेस भी जीत लिए जाए। कल जो तीसरा मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में बनाए 6 विकेटों पर 287 रन, 287 रन बनाए पाकिस्तान ने और बड़ा अच्छा खेला। इमामुल हक की सेंचुरी रह गई, वो मैंने ट्वीट भी किया था कि फ़खर जमान ने इस सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ बना ली हैं। तो इमामुल हक और बाबर इन दोनों से भी कम से कम एक सेंचुरी की तो उम्मीद हमें है। तो बाबर ने कल 50 बनाई, 54 तकरीबन, और इमाम जो है वो 90 रन बना सका। तो उसने बाद में बयान भी दिया कि सेंचुरी का तो अफसोस है लेकिन सीरीज़ जीतने की हमें खुशी है। तो वो ट्वीट देखी होगी उसने कहा भाई टैग किया था हमने। वैसे भाई कह रहे हैं नहीं, टैग नहीं किया था। टैग करें, टैग के बगैर सॉरी ये आपने ट्यूशन नहीं पढ़ाई मुझे इतने दिनों से ट्विटर की। बैठ जा बच्चा, बैठ जा। जी जी जी। तो आप मुझसे बस हल्का सा मशवरा वो होता है ना, वो लेक्स जिसको कहते हैं, वो इकरार करता हूँ इस बात का कि ट्विटर की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे जितना इन्होंने सिखाया है वो किसी ने नहीं सिखाया, ये बात मैं मानता हूँ बिल्कुल। ट्विटर का भी और बाकी सोशल मीडिया का ओवरऑल सोशल मीडिया डिजिटल। हाँ, लेकिन ये कि ट्विटर की डायनामिक्स बड़ी अलग सी थी और मुझे जब लोगों ने कहा आप ट्विटर इस्तेमाल करें तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्या है, ये कैसी अजीब सी ऐप है, 15 लफ्ज लिख के कहानी खत्म हो गई, आगे आप ना लिख सक रहे हैं ना पोस्ट कर सक रहे हैं। अब उसकी एक एडिक्शन है और वो पाकिस्तान की सहाफत हो या दुनिया की सहाफत हो, ट्विटर बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैंने भी जब शुरू किया था तो इन्हीं के कहने पर और इन्हीं के धक्कों पर शुरू किया था कि भाई करो करो। और जिस तरह मुझे समझ में नहीं आता था वैसे इनको भी समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्या, हम क्यों। फिर इन्होंने मुझे सिखाई, ट्वीटें भेजी, देखो यूं करो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल तो मेरी ट्वीट बाबर आजम ने और इमामुल हक ने नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मेहनत कोई पता नहीं, वैसे देख भी सकते हैं, देख भी सकते। अगर कोई चीज ट्रेंडिंग चल रही हो और आपने उन अल्फाज को इस्तेमाल किया हुआ है तो हो सकता है उनकी टीम ने बैठ के देखा हो या पीछे उनकी जो मैनेजमेंट कहा हो, हाँ तो उन्होंने देखा तो वैसी भी टीम वो आई होगी। तो न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो ये ताकुब में 261 रन ही बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। शाहीन शाह, नसीम शाह
और वसीम जूनियर, सब ने 2-2 विकेटें हासिल की। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये मैच था कल, और पाकिस्तान की 12 साल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वनडे सीरीज़ में कामयाबी है। अच्छा, 12 साल बाद वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान का 2011 में आखिरी मरतबा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती थी। और अब एक और ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, वो ये कि अगर आप इस वक्त रैंकिंग का सूरत हाल क्या है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर फहरिस्त है, भारत दूसरे नंबर पर है, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है, और पाकिस्तान है चौथे नंबर पे। अगर पाकिस्तान ये आने वाले 2 मैचेस जीत जाता है, ये न्यूजीलैंड वाले, तो फिर हम कहाँ होंगे? तो फिर हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, नीचे से डायरेक्ट चौथे से डायरेक्ट नंबर, क्योंकि हमारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और क्लीन स्वीप करेंगे ना हम, तो क्लीन स्वीप के भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो आईसीसी रैंकिंग में हमें नंबर 1 पे आने का ये मौका मिल रहा है। तो प्लीज पाकिस्तानियों जान लड़ा दो। अच्छा, और तो ये क्लीन स्वीप का। अच्छा, दूसरी एक और चीज, फखर जमान 2 सेंचुरियां उन्होंने बनाई, और मुसलसल 3 मैचेस में सेंचुरी बनाकर उन्होंने ये भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक मैच में तो उन्होंने 180 रन बनाए थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका वो कमाल इनिंग थी वो। वैसे भी वो हाईएस्ट रन स्कोरर है पाकिस्तान के, 210 उनकी हाईएस्ट वनडे में स्कोर है। उन्होंने सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा था, सईद अनवर ने 194 बनाए थे, फिर उसके बाद इन्होंने 210 बनाए पाकिस्तान की तरफ से। फिर उनका एक और रिकॉर्ड 193 भी फ़खर जमान ने बनाया, और फिर इस सीरीज़ में इन्होंने 180 बनाए फ़खर जमान ने। 3 लगातार मैचेस में सेंचुरी बनाने वाले चंद खिलाड़ियों में उनका नाम आ गया। अच्छा, बाबर आजम ने वैसे ये बाबर आजम तो फिर बाबर आजम मरतबा किया है ये, लेकिन फ़खर जमान ने ये एक मरतबा ये टारगेट अचीव कर लिया है। अच्छा, अब फ़खर जमान आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट हो गए। अच्छा जी बिल्कुल। और यानी कि टॉप 5 में 3 पाकिस्तानी बैट्समैन हो गए फिर? नहीं, यानी कि नहीं, ये अलग खबर है। अच्छा, ये अलग खबर है, ये अलग चीज है। लेकिन नहीं, ये भी तो खबर आई है। मैं तो उस रैंकिंग में कल से मैं उससे चल रही हूँ। वो है कि इस वक्त पाकिस्तान के 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि टॉप 5 बैट्समैन की रैंकिंग में लिस्ट में शामिल है। मैं उस रैंकिंग का इंतजार कर रही हूँ, वैसे आ ही नहीं रहा उस पे भाई। आएगा, कहीं नहीं जाएगा, आएगा। बाबर है, ठीक है जी, उसमें बाबर है, ठीक है, नंबर 1 पे है वो इस वक्त, ठीक है। फिर फखर आ गए, ठीक है, उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, और वो बड़ा नीचे से उन्होंने छलांग लगा के वो ऊपर आए। और 5वें नंबर पर हैं हमारे इमामुल हक, ठीक है जी। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सक्सेस है ये बड़ी अच्छी चल रही है, और उम्मीद ये है कि वर्ल्ड कप में भी ये सक्सेस अच्छी रहे। अल्लाह करे। वैसे पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे खेलने के लिए, इंडिया में है वर्ल्ड कप, अजीब फड्डे चल रहे हैं उसके। आपका क्या ख्याल है वैसे? पता नहीं, एक जज्बाती सा मामला है। बिल्कुल। ये हम पोल ना कर ले लोगों से, इस पे पोल कर लें कि हमारी पोल वाली टीम जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी, फौरन जाके शाबाश, पोल वाली टीम एक्टिव हो जाओ। क्या पाकिस्तान को भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए? अगर एशिया कप जो है वो भारत नहीं आता यहाँ खेल, अगर भारत एशिया कप खेल ना आए पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसका पोल बना दे, हाँ या नहीं बना दे। और बनाए आपको पोल थोड़ी देर आज 11 बजे तक आपको इसके रिजल्ट बताते हैं जी, पब्लिक से पूछ लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, हम क्या अजीब से जज्बाती होकर राय दें? तो नहीं भाई, जज्बातियत आ जाती है, क्रिकेट का मामला है, जज्बाती मामला है, उधर आप देखें वो। अच्छा, क्रिकेट का भी मामला है, मुझे वो कश्मीर वाली चीज भी जहन में रहती है हमेशा। और देखें, कुछ मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान और उस मुल्क के हल होने चाहिए। वो अलग बात है कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप जंग में भी नहीं जा सकते, आपने उनके साथ माहौल हालात साजगार बनाने हैं, बैठ के टेबल पे ही आना है इवेंचुअली जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उन्होंने वो जो आर्टिकल 370 वाला मामला किया ना, तो उसको कम से कम रिवर्स कराने में पाकिस्तान को भरपूर जान लगानी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और पाकिस्तान का जो एक दोस्त मुल्क है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताते हैं। आज़रबाईजान ये एक और मेरा बड़ा फेवरेट मुल्क है, और अवैस को मैं आज़रबाईजान लेके जाऊंगी भाई। आप छोड़े 15,000 रुपए की बचत, ये बचत में अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन आज़रबाईजान इसलिए लेके जाऊंगी कि मैं चाहती हूँ वहां पर अवैस कुछ चीजें खास तौर पर देखें। वो कुछ चीजें ये है कि एक तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान की दोस्ती। आज़रबाईजान उन ममालिक में शामिल है जहाँ के अवाम पाकिस्तान की बेपनाह पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं। पाकिस्तान का परचम आपको वहाँ पर दीवारों पे और झंडों, मतलब वो दुकानों पे बाहर लोगों के लगा हुआ नजर आएगा, और ये आम आदमी ने लगाया, ये कोई हुकूमत ने पाकिस्तान के परचम वहाँ पर नहीं लहराए हुए। अच्छा, अवामी सतह पर ये रिश्ता इस कदर मजबूत है कि आज़रबाईजान को बाज़ औक़ात आज़रबाईजान भी कहा जाता है। ये वैसे इसकी दूसरी रीजन भी है, इसकी दूसरी रीजन ये है कि लोगों को पता नहीं है कि ये भाईजान है या बाईजान है, तो ये बेसिकली भाईजान। अच्छा, इस मुल्क से रिलेटेड एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में आपको बताएंगे, और उनका इस साल 100वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हैदर अलीयेव
जिसको के फाउंडर ऑफ कहते हैं या अलीयेव, हैदर अलीयेव बिल्कुल। और उनके अब बेटे जो हैं इल्हाम अलीयेव, वो हैं इस वक्त मुल्क के हुक्मरान। और हैदर अलीयेव ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका अज़रबैजान में बेहद एहतराम किया जाता है। उनका मकाम बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद, फाउंडर नेशन। और ये आपको उनसे बात करते हुए बार बार नजर आता है। आप किसी म्यूजियम वगैरह में जाए ना, उनकी टीम आपको ले जा रही हो तो वो बार बार कहेंगे दिस इज आवर फाउंडर हैदर अलीयेव यूनिफॉर्म, दिस इज आवर फाउंडर। उनके जबान पे फाउंडर पहले आएगा और इनका नाम बाद में आएगा। अच्छा, इसकी वजह है कि उन्होंने सोवियत यूनियन से अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया था। वो इनके बानी भी हैं, फाउंडर भी हैं, एक तरह से आज़ादी हासिल करने वाले वो रहनुमा भी हैं। की बाद में जो तरक्की का जो सफ़र एक तरीके से शुरू हुआ वो भी इन्हीं की कायदाना सलाहियतों की बदौलत है। बिल्कुल। अच्छा, हैदर अलीयेव जो है वो 10 मई 1923 को अज़रबैजान के इलाके नक्शिवान में पैदा हुए और वो नौजवानी से ही सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। इस वक्त अज़रबैजान रूस का, उस वक्त एक्चुअली अज़रबैजान रूस का हिस्सा हुआ करता था, USSR का, और उसका नाम अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। और हैदर अलीयेव ने 1969 से 1982 तक इसके सरबराह वो रहे और अपनी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों की बदौलत उन्होंने इस अरसे में अज़रबैजान की मईशत, सनत, ज़राअत, तालीम और सकाफ़त को बहुत तरक्की दी है। वो एक तरह से मुल्क को आज़ादी के बाद के हालात के लिए भी मजबूत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि भाई आज़ादी तो चाहिए। और औसत दर्जे के जो सियासतदान थे, इक़्तिदार से वैसे तो चिमटे रहते हैं, लेकिन करते रहते हैं हर हाँ, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने अज़रबैजान के साथ इम्तियाजी सलूक करना शुरू किया और उनको ये एहसास हुआ कि भाई अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए, तो 1987 में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और मुल्क की आज़ादी के लिए बाकायदा तौर पर बराह रास्त तरीके से सरगर्म हो गए थे। और आखिरकार उनकी काविशें रंग लाईं। अज़रबैजान ने 18 अक्टूबर 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान उन ममालिक में पहला या दूसरे नंबर पर, कुछ लोग इसको पहला कहते हैं, कुछ लोग दूसरा कहते हैं, जिसने कि अज़रबैजान को तस्लीम किया, रिकग्नाइज किया। और इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बड़े पुरजोश और बड़े वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज अज़रबैजान, या पहला या दूसरा, इस पे वो डिबेटेबल है ये नंबर। अच्छा, फिर लेकिन हाँ, 1991 में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो नगोर्नो काराबाख के मामले पर जो जंग छिड़ी थी, तो पाकिस्तान ने अज़रबैजान की हिमायत का ऐलान किया था और इस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान ने आर्मीनिया को आज तक तस्लीम नहीं किया है। और उसी वजह से भी पाकिस्तानियों को बड़ा खुसूसी दर्जा दिया जाता है अज़रबैजान और उसकी हुकूमत और उसके लोगों की तरफ से। और अज़रबैजान ने जब सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया था तो मुल्क की सियासत में मुस्तकिल एक हंगामा आराई की कैफियत थी, अदम इस्तेहकाम का दौर था। फिर जब हैदर अलीयेव जो थे उन्होंने 24 जुलाई 1993 को मुल्क के सदर के तौर पर हलफ उठाया, तो उनके सदर बनने के बाद फिर अज़रबैजान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हुआ और अपने दौर में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, मईशत जो है और उस समेत कई दीगर शोबों में अज़रबैजान को तरक्की की रास्ते पर गामज़न किया। और ये अभी परसों जो है वो तकरीब भी हुई थी, बिल्कुल वहाँ पर भी मैं गया था। हाँ, वो वहाँ पर उनका बड़ा एक वो हम गए, बिल्कुल बड़ा मज़ेदार जो एक तकरीब जो थी 100वीं सालगिरह की लिए मनाई गई थी इनकी, हैदर अलीयेव की। और हैदर अलीयेव जो है उनके बारे में बातचीत भी वहाँ पर हुई और वहाँ पर अज़रबैजान का जो एक रिवायती मौसीकी है वो भी पेश की गई। म्यूजिशियन स्पेशली अज़रबैजान से आए हुए थे। और यहाँ पर जो अज़रबैजान की एम्बेसी है यानी कि इस्लामाबाद में, वो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये विजुअल्स हैं और ये चल रही है सारी सूरत हाल। बड़ा लोग गर्मजोशी से यहाँ पर आए, बड़ा एक दूसरे सारे ममालिक के लोग आए हुए थे, काफ़ी पाकिस्तान के डिग्नेटरीज आए हुए थे। मैं था तो डिग्नेटरी तो मतलब ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा। और सारे जो एम्बेसीज़ के जो लोग थे और जो एम्बेसीज से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर ममालिक के लोग थे वो सब आए हुए थे और एक अच्छी तकरीब थी। और ये ज़ाहिर इस तरह की तकरीबात में जब पाकिस्तानी हमेशा आप इनके इवेंट्स में जाएं, आप इनका खाना चखें, आप इनका म्यूजिक तो चलो थोड़ा वो डिफरेंट होता है इन इलाकों का, लेकिन आप इनका खाना चखें, आप इनसे बात करें, आपको उर्दू के अल्फाज सुनाई देंगे, समझ में आएंगे, आपको खाने में कबाब नजर आएंगे, ब्रेड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड को बड़ी इज्जत देते हैं ये, और बेसिकली जिसको हम रोटी कहते हैं, तो वो इनके भी खाने का एक बड़ा अहम जुज़्व है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमारी सकाफत और कल्चर से मेल मुमासलत रखती है। बिल्कुल। चले जी, ये तो थी अज़रबैजान की बात। अब सिफा एक और ख़बर आपके लिए लेकर आज मैं आपकी जो है ना बचत करवाने पर तुला हुआ हूँ, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर करने पर तुला हुआ हूँ। वो क्या जी, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। वो ममालिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं लोग, सैलरी वैल्यू उनको ज़्यादा मिलती है, हाँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन। तो फिर मैं उन ममालिक का रुख करूँ? रुख भी कर सकती हैं आप, और चले बताएं, जाएं वहाँ फिर बुलाएं, बताएं देर ना करें। देखें, अच्छा बेसिकली होता क्या है, वैसे भी मुलाजमत पेशा जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में तनख्वाह सबसे अहम चीज़ होती है। पूरा महीना जो है ना बंदा पहली तारीख का इंतज़ार करता है, तारीख से इंसान को मोहब्बत हो जाती है, और वो तारीख कौन सी है? वो पहली तारीख है। पहली तारीख को या जो भी तारीख आपके इदारे में है उसमें अकाउंट में जमा होती है ना तनख्वाह,
इंसान का खुशी से खून बढ़ जाता है, कहता है भाई वाह 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 वाह, इसी दिन के लिए तो मैं पैदा हुआ था जब मुझे तनख्वाह मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ममालिक हैं जो कि ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। एक इदारा है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसकी तहकीक सामने आई है। उसमें बताया गया है कि दुनिया के कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा तनख्वाह देते हैं और सबसे कम तनख्वाह कहाँ मिलती है, ये भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि अवॉइड करने में। वो ना बताइएगा, अंदाजा है सबको। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है इस फहरिस्त में। अच्छा जी, औसत माहाना तनख्वाह वहां पर है $6,096, $6,000। आप बताएं, मैं जरा ये कैलकुलेटर भी खोल लूं ना, पता चले कि क्या हो रहा है। जी जी जी, और आप आसानी करने के लिए इसको 280 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अपने मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर ऑन कर ले, लैपटॉप पे ऑन कर ले, तो $6,096 यानी तकरीबन $6,000 अगर आप लगा लें तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 280 आप कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। उसके बाद ये पाकिस्तानी रुपयों में ये मैं बता देता हूँ तकरीबन 17 लाख बनती है। ओए होए, एक महीने की जी, ठीक है। उसके बाद अगली बताएं, मैं तैयार हूं। अच्छा, लग्जमबर्ग $5,015 माहाना तनख्वाह के साथ दूसरे नंबर पर है, सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, अमरीका चौथे नंबर पे, कतर 7वें नंबर पर है। कतर भी जा सकते हैं, करीब ही है, हम गए भी थे एक दफा, कतर भी बड़ा दोस्त है हमारा, देखने के लिए निकल गए थे हम कतर को। अच्छा, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात, वहां पर मिलते हैं तकरीबन एवरेजली $3,498। मैं दूरअंदेश खातून हूँ भाई, मैं इतना दूर का सोचती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको क्या कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मेरी दुबई में नौकरी हो जाए, बस ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले कोई बात की और मैंने ये खबर नहीं पड़ी थी। मैं एक विजनरी लीडर हूँ इस मुल्क की, मुझे लोग पहचान नहीं रहे हैं, और जब मैं नहीं होंगी तो फिर लोगों को ख्याल आएगा कि क्या खातून थी वो, और वो फिर वो होता है ना, वो बनाएंगे मेमोरियल्स, कतबे लगाएंगे मुल्क में हर जगह पर, मुजस्मे बनाएंगे। फिक्र क्यों करती है आप। सऊदी अरब का बता दूं, सऊदी अरब में $2,002 है, सऊदी अरब 28वें नंबर पर आता है। अच्छा, और पाकिस्तान का नंबर बताऊं, वैसा थोड़ी ये है नंबर असल। पाकिस्तान का नंबर है 104, वहां पर माहाना औसत तनख्वाह है $145, ठीक है जी, 104। अच्छा, 40,900 जी। बांग्लादेश $255 के साथ 97वें नंबर पर है, नॉट बैड, ठीक है बांग्लादेश। और भारत $573 के साथ 65वें नंबर पर आता है। तो बस इतना ही बताना था, आगे खुद आप फैसला भारत में 1,61,000 समथिंग बनती है ये। यस, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये है तनख्वाहों के मामलात। अब आप देख लीजिए कि क्या करना है आपने। स्विट्जरलैंड जाना है, यूएई जाना है, का बेहतरीन कानून। अगर आपने अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपना माल, अपना जान, आपको लगता है कि कहीं हिफाजत है, तो वो भाई जो अरब ममालिक के कवानीन है ना, तो वो जमहूरियत है ना वहाँ पर ज़्यादा, वो जो भी है जमहूरियत है, बादशाहत है, इंसान की सेफ्टी जरूरी है। ये सारे ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियंस हैं, ये उन ममालिक में हॉलीडे गुजारने ना जाते अगर वहां पर उनको कोई इसका मसला होता कि हुक्मरानी जो निजाम है वो क्या है। सही। उनको बात ये है कि कौन से मुल्क तरक्की कर रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी है, बस ये दैट इज व्हाट मैटर्स। खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही। डन। खाने से याद आया, वो मछली की खबर आपको पता चली? हाँ, मुझे पता चली मछली की खबर। आप तो मछली खाने की पता नहीं शौकीन कितनी है, हल्की फुल्की। मैं तो हूँ। और अब मछली मतलब मछली के लिए आपको दरिया की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पकड़ने का सारा सिस्टम पुराना हो गया है। और अब बेसिकली साइंसी इजादात है, उसकी बदौलत हो क्या रहा है कि खाने के लिए तैयार मछली आपकी दस्तरस में आ जाए। अब ये ना कहना कि किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं तो आप वो मछली का वो लटकाएं नीचे अपने टेरेस बैल्कनी से, और उधर आके मछली चिपक जाएगी उससे यार हवा में। बेसिकली देखो, एआई का दौर है, हो सकता है एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बेसिकली आजकल बहुत तरक्की कर रही है, दूसरा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ये कॉम्बिनेशन है, और इसराइल की एक फूड टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने ये ऐलान किया है कि वो एक ऐसी मछली तैयार कर चुके हैं जिसका गोश्त लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और उसे 3D प्रिंटर की मदद से मछली की शक्ल दी गई है। और इस प्रोजेक्ट में थाईलैंड की एक कंपनी का इश्तराक भी शामिल है। मछलियों की जो सेल्स होते हैं उसकी वो लैब्स में अफजाइश करती है, और जो स्टेक होल्डर कंपनी जो है वो 3D प्रिंटर की मदद से उसे मछली की शक्ल देती है। ये इसराइली कंपनी है, और ये मछली अगले बरस तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मार्केट्स में पेश कर दी जाएगी। फिलहाल लैब में गोश्त की तैयारी पर ज़ाहिर खर्चात ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही टेक्नोलॉजी की तरक्की होगी तो अखराजात कम हो जाएंगे और मछली की कीमत भी कम हो जाएगी। तो 3D प्रिंटिंग से जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली मछली तैयार हो जाएगी, बेहतरीन। उसके बाद जो उसके नुकसानात साइंसी आएंगे ना, वो उसका मुझे तो लगता है कि आप अपना गम खुद करें जी, लेकिन ये होने वाला है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। कितने लोग आप में से मरी गए हैं? सभी गए होंगे। मैं तो गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ। ज्यादातर। और कितने ऐसे हैं जो बार बार जाते हैं, जिनको शौक ज्यादा है? बहुत सारे लोग हैं। इस्लामाबाद पिंडी की नफरी जो है, जितनी जेंट्री है, वो तो बहुत ज्यादा जाती है। उसकी वजह यह है कि सबसे करीब है 40-45 मिनट का रास्ता है मरी का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये किताब जो मेरे हाथ में है, इस किताब का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मरी। वो मुझे फिल्म याद आ गई, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। बड़ी ज़बरदस्त वो मूवी है, आपने देखी होगी वो। तो अब वंस अपॉन अ टाइम इन मरी जो है वो क्या है? उस किताब के जो ऑथर हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में बताऊं मैं आपको। डॉक्टर के तौर पर इन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में चले गए और अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की। और मुख्तलिफ जो दुनिया के, यूँ कह लीजिए कि घाट घाट का पानी पीने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है मरी के हवाले से, जिसमें मरी का जो माजी है और जो हाल है वो समो दिया गया है। अब मरी के माजी और हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये वंस अपॉन अ टाइम इन मरी, इसका नाम सबसे पहले तो बताएं, ये आपने ऐसा नाम क्यों रखा? कि आप भी उस फिल्म से इंस्पायर थे? वंस अपॉन अ टाइम व्हिच इज नॉट देयर। बेसिकली सिंस माय चाइल्डहुड पेरेंट्स के साथ हर समर्स में मरी जाने का एक वो हमारा होता था, और तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मरी अ बिट मोर। और वक्त के साथ मुझे अंदाजा हुआ कि मरी हैज चेंज अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट 100 years। जब ये शुरू हुआ अबाउट 150 years बैक और 170 years बैक, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत चेंज हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू डॉक्यूमेंट जो मरी का हेरिटेज है। तो उसमें फिर मुझे एक आया कि जी मरी इज चेंजिंग, सो आई शुड डॉक्यूमेंट। एंड उस वक्त फिर मुझे कहीं ये नाम दिमाग में आया कि वंस अपॉन अ टाइम मरी वुड बी अ गुड टाइटल फॉर द। तो अगर मरी की चेंज हुआ, हाँ, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें होंगी जो कि हिस्ट्री के हवाले से मरी के बारे में सबको मालूम होनी चाहिए और यूनिक पॉइंट्स है मरी के? अच्छा, बेसिकली मरी का एक तो ये कि जब हम मरी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली जिस वजह से आमतौर पे हम लोग जाते थे कि वो वेदर इज वेरी प्रेजेंट। अच्छा, व्हाट आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम वाज कि मरी हैज अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज। अच्छा लाइक उधर आपके ओल्ड यूरोपियन स्कूल्स हैं, जो कॉन्वेंट है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, सेंट डेनीज है, जी बिल्कुल पुराने, जो आज भी बड़े अच्छा एक उनका वो रोल है मरी की डेवलपमेंट में भी और आपकी लार्जली पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी। अच्छा, फिर मरी में वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल में अगर आप देखें हेरिटेज वाइज, तो जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके चर्चेज आर सो ब्यूटीफुल। और उसके अंदर अगर आप जाए ना चर्चेज के अंदर, तो आज भी इतने इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं कि आप यू एंजॉय बीइंग देयर, कि उधर टैबलेट्स लगी होंगी, पूरी आपको हिस्ट्री मरी की नजर आएगी। इसी तरह मरी के जो होटल्स हैं पुराने, सेसिल था, ब्राइटलैंड था, आपका और इस तरह के होटल्स हैं जो कि अगेन इट्स ब्यूटीफुल। एंड देन देयर इज, आप लोगों ने भी ज़रूर कभी ना कभी ये किया होगा कि मरी की जो मॉल की वॉक है, दैट इज नॉट दैट इट स्टार्टेड टुडे, इट एक्चुअली स्टार्टेड लाइक years बैक। और प्रॉब्ली मतलब जो हमारे राज के ज़माने से या कॉलोनियल टाइम से वो एक वहाँ का एक वो था कि ट्रेडिशन थी कि एवरीबडी वुड ड्रेस अप इन देयर नाइस क्लोथ्स एंड देन वॉक। तो व्हेन यू सी टुडे एट टाइम्स के यंग कपल्स ड्रेस्ड अप नाइसली एंड वॉकिंग, there's a history behind that. तो वो जो हिस्टोरिक, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो वो लॉस्ट ग्लोरी भी लोग इसके बारे लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड है, बड़ा दुख के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मरी की लॉस्ट ग्लोरी, वो लॉस्ट ग्लोरी क्या है? ज़ाहिर है आपने अब ये किताब लिखते हुए रिसर्च सारी की होगी, तो पहले कौन सी ऐसी चीजें थी जो हुआ करती थी और अब वो मरी में नहीं होती, हमें नजर नहीं आती? देखिए शिफा, वन थिंग इज मरी वॉज मच नीट एंड क्लीन, और वहाँ पर मतलब उस तरह बड़ी रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन थी। फॉर एग्जांपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बस वो फिर हम ऐसे ही करते हैं। हम मरी के साथ भी हमने यही किया है। नथिया गलीज मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली सेफ, अब बिट क्लीनर, लेकिन नारायण के साथ भी वैसे हम वही चीज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम गंदगी फैलाने वाले लोग हैं। कराची का साहिल, मतलब आप कराची का साहिल देखें। I'll take it on me। बट द पॉइंट इज कि मेरी अभी भी ख्वाहिश है, और वन ऑफ द रीजंस के लिखी, उसके बाद वी वर्क विद सम लोकल जो सोसाइटीज थी, लोकल जो वहाँ के लोग थे, कि किसी तरह हम अवेयरनेस अगर क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल जो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, दैट इज डिस्ट्रॉइंग मरी। अच्छा, इसी तरह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कि मरी का जो इतना प्लास्टिक है या
आई वुड रिक्वेस्ट ऑन योर चैनल कि हम जूस के डब्बे अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं। गंदी हो जाएगी सर, गाड़ी रैपर गंदी है वो अपनी गाड़ी गंदी हो जाएगी। You don't have to throw it out. I mean it destroys the whole experience कि जब आप पाइन ट्रीज के बीच में आप रैपर्स देखते हैं और वो, तो अगर इस तरह की हम कुछ चीजें कर लें तो आज भी we can save whatever we can जो मरी का भी है। मरी वर्सेस शिमला, भारत का जो हिल स्टेशन है, बड़ा पॉपुलर वहां पे, जितना पॉपुलर हमारा मरी है उतना ही वहां पर शिमला है। इनको अगर आप कंपेयर करें तो किन किन चीजों को आप रखेंगे कि भाई वहां पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये होना चाहिए, या यहाँ पर ये हो रहा है और वहां पर ये नहीं होता? अच्छा, I'll just give you an interesting fact कि जब ये मरी used to be ahead of शिमला in terms of development, और वो हुआ ये कि 1876 के अराउंड आई थिंक मरी में पानी का एक शॉर्टेज बहुत ज्यादा था, जिस वजह से कॉलरा वगैरह फैलता था। तो उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो पंजाब का समर कैपिटल है वो हम शिमला को बना दें। अच्छा, कुछ अर्से बाद हमारा पानी का मसला सॉल्व हो गया। जब वो डूंगा गली, अगर आपने ट्रैक देखा हो, पाइपलाइन ट्रैक, तो वो पानी का 1890 में सॉल्व भी हो गया, बट वी लॉस्ट टू शिमला इन टर्म्स ऑफ पंजाब कैपिटल। और उस वजह से शिमला की डेवलपमेंट बहुत बेहतर हुई, उधर उस तरह बहुत ज्यादा मतलब प्लान डेवलपमेंट थी। मरी टुक अ बिट ऑफ बैक सीट, इट बिकेम मोर ऑफ ए वेकेशन स्पॉट फॉर जो आपके उस वक्त एलीट से उसको, बट लकीली एंड आई फाइंड इट वेरी आई थिंक इट वाज गुड कि लकीली फ्रॉम एलीट्स आहिस्ता आहिस्ता मरी इज स्टिल फॉर पाकिस्तान द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन देन एनी अदर हिल स्टेशन। तो आज भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो भी अब हम कर चुके हैं, खैर कुछ अगर हम उसको एक तो रोक सकें और बाकी कुछ अगर हम उसको इम्प्रूव क्या कर सकें, वो रोकना क्या है और इम्प्रूव क्या करना है, ये भी बड़ा अहम चीज है। एक तो कंस्ट्रक्शन रोक दें, कंस्ट्रक्शन रोके, रेगुलेट करें, रेगुलेट करें। हाँ, मतलब अब आप आई डोंट नो, पहले इस्लामाबाद में कर लें रेगुलेशन, जो एक मॉडल सिटी बनी थी, उसके बाद मरी तक भी चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप लोग पता नहीं मुझे रिसेंटली कब गए, बट दे आर बिल्डिंग्स जस्ट गोइंग क्रेजी, और वो आपको डर लगता है कि वेदर दे आर अर्थक्वेक प्रूफ। और हमारे हम सब ने देखा है 2005 जो अर्थक्वेक है, और बाकी उस जमाने में उन लोगों के एक रूल था कि आप किसी का व्यू ब्लॉक नहीं कर सकते, कि अगर मेरा घर यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता आप नीचे से घर ऊपर लेके आए और मेरा व्यू ब्लॉक कर दें। उसका फायदा ये होता था कि मरी इस तरह फैलता था, ये नहीं होता था कि एक मॉन्स्ट्रस बिल्डिंग्स आप खड़ी कर दें। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में बिल्डिंग, दूसरा मेरे ख्याल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो आपका मैनेजमेंट है ना, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। और तीसरी चीज जो मैं कहूँगा, जो कि आप लोग शायद बहुत बेहतर करते हैं, वो ये कि पब्लिक अवेयरनेस, कि दिस इज योर सिटी, मतलब एंजॉय इट। आप जाते हैं, आप गाड़ी से बाहर क्यों फेंकते हैं, गाड़ी के अंदर वो तो मैंने कहा ना, हम बुनियादी तौर पे हम गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, हमारी सरिश्त में शामिल है ये। उसका कोई इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, वो शदीद जुर्माने और सख्त से सख्त जुर्माने। हम ही वो लोग हैं जो दुबई जाके कुछ नहीं करते गड़बड़। जी, क्यों? क्योंकि वहां पर हजारों दिरहम का जुर्माना है। तो हम उसी तरह कंट्रोल हो सकते हैं। उसके अलावा आप दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करवा लें, बड़ी बड़ी रिसर्चें करवा लें, एट द एंड ऑफ द डे दिस विल वर्क। थ्रोइंग द रैपर्स आउट ऑफ योर कार, ये चीजें नहीं मैटर करती। मेरा फतवा यही है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं, आई वुड एग्री टू दैट कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट भी करे, थोड़ी सी हमारे लोग अवेयरनेस थोड़ी सी वो बेहतर हो जाए तो शायद। अच्छा, इसमें आपने कोई बहादुर शाह जफर की अरेस्ट वगैरह के हवाले से भी कोई रिसर्च शामिल की है? वो क्या सिलसिला था 1857 में? और दूसरा फिर ये जो इसकी जो पीछे जो चीजें लिखी हुई हैं उसे मुझे नजर आया कि जी जनरल डायर का कोई इसमें मामला है, जिक्र है जी। तो जो बहादुर शाह जफर को जिस हमारे लिए तो वो हीरो नहीं है, बट मेजर हडसन ने मुगल सारे बस उसी शायरी के चक्कर में तो मेजर हडसन जो था उसका वो जो ना उसका एक लॉज था, उसकी बेटी भी मरी में दफन है मेजर हडसन की। अच्छा, उसका एक लॉज था, वो अनफॉर्चुनेटली जो फिर हम करते हैं कि वो लॉज को वी शुड हैव प्रिजर्व्ड इट एज, मतलब जो भी उसकी एक वैल्यू थी उस तरह, वो कुछ अर्से पहले फिर उसको वी टोक इट डाउन और उसकी जगह कोई बिल्डिंग बना दी गई। अच्छा, सो दैट वाज मेजर हडसन और वो 1857 और बहादुर शाह जफर के। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक आदमी यहाँ पर रहता था और उसका इतने बड़े इवेंट से एक ताल्लुक था। हाँ। इसी तरह जो जनरल डायर की बात की, आपको पता है जनरल डायर, अगेन मैंने इसमें लिखा है इनफेमस सन्स ऑफ मरी, सो ही वाज एन इनफेमस सन ऑफ मरी। के जनरल डायर वाज बोर्न इन मरी
और जनरल डायर के जो वालिद था वो मरी ब्रूरी जो थी उसका ही वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ मरी ब्रूरी, सो वन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स। जी तो इसी तरह आपने शायद कभी नाम सुना फ्रांसिस यंग हस्बैंड का, जो कि एक बहुत बड़ा वो जो ग्रेट गेम थी ना उसका एक बहुत बड़ा हीरो था। वो रशिया ऊपर था और नीचे ब्रिटिश थे और पूरी इंपीरियल और वो एक उनकी वो थी। तो फ्रांसिस यंग हस्बैंड वाज आल्सो बॉर्न एंड मरी बिल्कुल गवर्नर हाउस के पास। उसका घर अल्लाह का शुक्र है वो जितना भी चेंज हो चुका है बट एटलीस्ट देखिए हमने सिविलियंस ने प्रिजर्व कुछ नहीं किया, फिर एतराज ये होता है कि अगले आके प्रिजर्व करते हैं और सानू कट बार कर देने, तो तुसी भी तो कुछ करो ना। बेसिकली तो फौजियों के लिए ही ये इलाका वो था ना ज्यादा। जी जब समर सिविलियन एरिया में आ गया वहाँ पे जी वो फिर उस वजह से फिर आपको अब नजर आता है कि कैंटोनमेंट्स हैं और उधर हैं कि प्राइमरीली तो इसी तरह था कि जो आपके सोल्जर्स होते थे जो कि बीमार हो जाते थे उनके लिए एक तरह के सैनिटोरियम के तौर पे इसको शुरू में डेवलप किया गया 1849 में कि वो जाके जब लड़ते थे वजीरिस्तान में और तो वो जब वापस आते थे तो कुछ अरसे के लिए फिर यहाँ पर पीस ऑफ माइंड और आबो हवा की तब्दीली वगैरह, इसको लिटिल इंग्लैंड कहते थे ना कि आपको थोड़ा सा हम फील देंगे आप इधर ही जबरदस्त जी। थैंक यू सर उमर साहब, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आपने हमें मालूमात से आगाह किया और इस किताब के अंदर मजीद जो कुछ है मैं पढ़ूंगा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। प्रिजर्व करने की और मरी को बेहतर बनाने की जरूरत है। एक तो एक्सप्रेस वे जो है उसका एक नया डेवलप हुआ है और कंस्ट्रक्ट हुआ है एक नया एक्सप्रेसवे मरी का। अच्छा वो उससे मुझे याद आया कैंटोनमेंट वगैरह का जिक्र था तो कल की खबर थी भारत ने तमाम जो कैंटोनमेंट्स हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान किया है और अब वो तमाम जो है वो सिविलियन और कैंटोनमेंट एरियाज जो है वो मर्ज हो जाएंगे। ये खबर मैंने ऐसी बस जिक्र कर दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं तो जिक्र करने वाला बंदा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आपकी ज़रा मुलाकात कराते हैं एक और बड़ी अहम शख्सियत से और उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो 27 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल सिख बिरादरी दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन इनका आपस का इत्तेहाद मिसाली समझा जाता है। इनमें जो यूनिटी है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है और सिख बिरादरी हर साल जिसको हम कहते हैं ना कि एनुअल सिख का एडिशन जो है वो निकालती है। अब ये इसमें दुनिया भर के सिखों में से 100 सबसे बाअसर सिख शख्सियात का इंतखाब किया जाता है और इस साल दी एनुअल सिख का जो 11वां एडिशन निकला है जिसमें बिजनेस, तालीम, सियासत, मीडिया, एंटरटेनमेंट, खेल और चैरिटी के शोबों में काम करने वाले 100 सिख अफराद का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान के लिए खुशी की बात यह है कि इन 100 बाअसर तरीन शख्सियात में महेंद्र पाल सिंह जो हैं उनका नाम भी शामिल है और महेंद्र पंजाब असम्बली के साबिक रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मेंबर है और 2018 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अक़लियतों की मखसूस नशिस्त से रुकन सूबाई असम्बली जो है वो मुंतखब हुए। ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर उनका मुल्तान से है और काफ़ी अरसे से PTI के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के वो यूँ कहिए कि पहले सिख सियासतदान हैं जिन्होंने इस फहरिस्त में जगह बनाई है। अच्छा ये लिस्टें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, सिंबॉलिक लिस्ट होती हैं, ज़ाहिर है जिन जिन लोगों ने काम किया होता है उनके बारे में बताया जाता है कि ये लोग हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी कम्युनिटी पर रहा है और हमारी कम्युनिटी का जो दुनिया पर एक इमेज जाता है उसमें इन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो महेंद्र पाल सिंह साहब से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। कांग्रेचुलेशन, बड़ी मुबारक हो आपको कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है। तो इस लिस्ट के बारे में पहले से थोड़ा सा बताइए हमें कि ये जो एनुअल सिख की जो लिस्ट है ये क्या लिस्ट है और इसमें ये क्राइटेरिया क्या है, इसमें किस तरह से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है? जी ये लिस्ट जो है पूरी दुनिया के टॉप जो 100 लोग हैं जो पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल वो कहलाते हैं उनकी ये लिस्ट तैयार होती है। इसमें से तकरीबन 10,000 प्लस लोगों की हर साल जो है नुमाइंदगी उसमें होती है, लेकिन उनमें से फिर जो टॉप 100 हैं उनका नाम जो है वो बाकायदा शाया होता है और ये पूरी दुनिया का एक हमारा सेटअप है दी सिख ग्रुप के नाम से। वो दी सिख ग्रुप जो है वो इस तरह की जो है वो जिम्मेदारियां निभाता है और इसके अलावा ये जिम्मेदारी भी है, उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसे कोई भी हेड ऑफ स्टेट हैं जिस तरह से दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क है जिसका हेड कभी सिख कम्युनिटी के लिए कोई अच्छे काम करे, कोई अच्छे फ्राइज सरअंजाम दे, तो तब जाके उस जो कंट्री के हेड को भी एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और मजे की बात ये है कि इसी के साथ हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे लिए तो वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं,
इमरान खान साहब का नाम भी उसमें आ चुका है कि इमरान खान साहब को भी वो सिख जो ग्रुप है वो अवार्ड देने जा रही है। तो ये इसका सिर्फ मकसद सिखों को यूनिटी में रखना है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। तो चले अब जब हम इमरान खान साहब और आपकी तहरीके इंसाफ के साथ एसोसिएशन पे आ गए हैं सिंह साहब, तो थोड़ी सी पंजाबी में भी बात कर लेते हैं। एक तो आप बैठे भी मेरा ख्याल है लाहौर में हैं, और अब चूंकि आपका सिख बिरादरी से ताल्लुक है पंजाब की, मुझे वैसे बड़ी पंजाबी बोलने का बड़ा शौक है, तो मुझे तो मौका चाहिए होता है। तो ये बताएं कि तुसी पीटीआई कदों ज्वाइन की थी, तुसी सियासत विच किवें आए हो? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸੋ ਪਖਤੋ ਕੀ ਖਬਰ ਕੋ ਨਾ ਪਖਤੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਖਾ है सो। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। और बोले और आए। जी 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 मैं जी पंजाबी मैं हैगा पंजाबी हाँ, पर मेरे वालदैन जिहड़े ने वो वादी किरात तो तलक रखते हैं, तो इस करके ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ 1987 ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2008 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ IBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ISF ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਚ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ISF ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਜਨਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਰੀਜਨਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ MPA ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ MPA ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ MPA ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 2023 ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ दोबारा नॉमिनेशन होगी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो द एनुअल सिख में आपका नाम आया है, ये किस किस आपकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए ये नाम डाला गया है? तो एक तो ये बताएं कि आपको सिलेक्ट किस तरीके से किया गया, और दूसरा कि मज़ीद इसमें और कौन कौन से ऐसे बड़े लोगों के नाम हैं, टॉप के 2-3 ऐसे नाम हमें बताएं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। ये नॉर्मली जो मेन मकसद हुआ कि करतारपुर का मैं स्पोक्स पर्सन था, तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स जो है वो क्रिएट होते रहे। तो उस हर्डल्स को मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो खत्म करने की कोशिश करता रहा, और मुख्तलिफ पीस के लिए काम किया हमने। फिर जो कोरोना के दिनों में हमने चैरिटी पे काम किया, बहुत सारे हमने सैनिटाइजर जो है वो तकसीम किए, हमने राशन तकसीम किया। अभी भी जब सैलाब आया तो सैलाब में हमने पूरे जो पाकिस्तान से सिख कम्युनिटी ने जो है वो राशन इकट्ठा किया, और हम सिंध लेके गए। हमने सिंध में गाजी खान में राशन तकसीम किया, तो उसको मैं देख रहा था, उसको मैं हेड कर रहा था। तो उन बुनियादों के ऊपर जो है मेरा नाम जो है उस लिस्ट में आया। जारी बात, उन्होंने अपना मेरिट चेक किया, तो मेरिट में मेरा नाम आ गया, और मेरी खिदमात को उन्होंने देखा, और उन्होंने मुझे टॉप 100 में मेरा नाम आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा कि कौन कौन है, तो और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं? जी मजहबी शख्सियात को अगर हम देखें तो हमारे 5 तख्त कहलवाते हैं। 5 तख्त जहां से हमारे फैसले होते हैं, जहां से मतलब हमारे शरीयत जो सिख मजहब की शरीयत है उसमें फैसले तख्त से आते हैं। कोई भी मुफ्ती जो है वो इसी तरह से फतवा नहीं दे सकता, वो फैसला 5 तख्तों से आता है, तो उसके बाद वो होता है। तो उसमें 2 तख्त के जो जथेदार हैं, जो हेड हैं, जो हमारे वो उसमें मेंबर्स हैं। हमारे अकाल तख्त साहब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसका जो जथेदार है यानी हरप्रीत सिंह, वो उसके मेंबर हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मजहबी शख्सियात के हवाले से कारोबारी शख्सियात में अगर देखें तो जो हमारी एक कीनिया के बैंक है, विक्टोरिया बैंक ऑफ कीनिया, उसका जो CEO है, चेयरमैन है, वो इसका हिस्सा है। बिजनेस कम्युनिटी से मैं करूं, ब्रिटानिया कंपनी का जो मालिक है वो इसमें है। सोनी कंपनी जो हमारी टीवी आपकी नशरियात की उसका मालिक इसमें है, उसका CEO। अगर मैं देखूं सियासत में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं
वो इसमें 100 शख्सियात में से हैं। इस वक्त की चीफ मिनिस्टर पंजाब जी भारत के जो है भगवंत सिंह मान वो इसका हिस्सा है। चैरिटी के हवाले से देखा जाए तो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो चैरिटी की है वो खालसा एड के नाम से है। वो दुनिया में हर जगह जाके वो अपनी एड पहुंचाती है। आपने उसका सबसे बड़ी जो मुझे जो ज्यादा अट्रैक्ट की कि जब रोहिंग्या में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त कोई दूसरी एनजीओ वहां नहीं पहुंची, सिर्फ खालसा एड पहुंच के उन्होंने वहां पे लोगों को खेमे दिए, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर सबको खेमे दिए, उनको राशन दिया, उनमें खाना तकसीम किया। वो सरदार रवि सिंह खालसा जो है वो भी इसका इन 100 जो टॉप 100 हैं उनमें से इनका नाम है। इसके अलावा एक और भी बता दूं, चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के। आपका सियासत है जी 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 इस टॉप 100 में है। फिर इसी तरह से व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी प्रेस है, वो इस टॉप 100 में उनका नाम है। ये सारे जो है जो इंडिया का टॉप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ शोबों से लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब चूंकि आपका ताल्लुक से ज़ाहिर पीटीआई के आप रुकन हैं, तो इस दफा जो इलेक्शंस का मामला है वो तो खैर फंसा हुआ है, अभी तो पता नहीं कब होगा, तारीख आएगी, लेकिन आपको टिकट वगैरह का क्या है सिलसिला? अभी भी आपने अकलियती सीट पर आना है या आपने इलेक्शन लड़ के आना है और कोई हल्के का टिकट विकेट है जो आपको? नहीं जी, मुझे पार्टी ने जो हुक्म करना था वो मुझे जो हुक्म किया, मुझे 12 मार्च को कॉल है कि आप अकलियती सीट के ऊपर अपने पेपर सबमिट कर दें। और खान साहब ने जो है वो इजहार किया है कि आप अकलियती सीट पे आए। तो फिर मैंने अकलियती सीट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए हैं और मेरी जो टिकट जो होती है, नॉमिनेशन होती है, वो हो चुकी है। प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी जमा हो चुकी है, पार्टी की तरफ से मेरा नाम उसमें आ चुका है और मैं इस दफा फिर यानी कि उम्मीदवार सूबाई असेंबली हो गया। ओके जी, इंशाल्लाह इसी तरीके से अच्छे काम करते रहिए सर। आप काम करने वालों की जरूरत है ऐवानों में, और इसी तरीके से लिस्टों में भी नाम आता रहे और पाकिस्तान का नाम भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और रोशन होता रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे महेंद्र पाल सिंह हमारे साथ मौजूद थे जी। डिस्ट्रिक्ट 100 में उनका नाम आया है और उनकी खिदमत के हवाले से, और यही वो बात है पाकिस्तान की कि जब हम बात करते हैं अपने मुल्क की तो सारी कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक दूसरे से जो मोहब्बत का जो मुजाहरा है वो आपको नज़र आता है। कंपैरिजन आप बाकी दुनिया से खुद कर लीजिएगा। बिल्कुल। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे दो ख़वातीन से, पाकिस्तानी सियासत की बड़ी मुतहर्रिक, दोनों अपनी अपनी जमातों में बड़ी एक्टिव और ऐवानों में भी बड़ा ये काम करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासी खातून के बारे में ये कहा जाता है कि भाई रिजर्व सीट पे आते हैं तो शायद ज़्यादा काम नहीं करते या उस तरह से एक्टिव नहीं होते, उतने ही एक्टिव होते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक टिकट जो है वो रिजर्व का होता है और दूसरा जो है वो हल्के की जो इलेक्शन लड़ने वाली सारी कहानी होती है वो है। लेकिन ये सेगमेंट जो है दो शख्सियात को इकट्ठे बुलाने का, ये हमने आज आगाज़ किया इसका, और नाम हमने इसका रखा है, लोगों को बड़ा नाम पे एतराज़ हो गया। लोगों ने कहा क्या करने लगे हैं आप लोग, क्या ये डबल गेम क्या है? कल से हमें मैसेजेस आने लग गए। बेसिकली डबल गेम का मतलब ये है कि एक तरफ हम दो हैं, दूसरी तरफ वो दो हैं, तो देखते हैं इसका डबल इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन डबल गेम को आप इस तरह मानों में भी ले सकते हैं कि गेस्ट जो है हमारे पास हर सेगमेंट में इसमें दो ही होंगे और दो अलग अलग सियासी पार्टियों से होंगे। ये पूरी कोशिश हमारी होगी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और रोमीना खुर्शीद साहिबा जो कि PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं और वज़ीर भी हैं। अब तो मतलब माशाल्लाह का तो अब तो लेवल जो है वो वाह 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 वाह, क्या बात है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, अब इन दोनों को बुलाने की वजह ये है कि यूँ तो ये दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कोलीग्स होते हैं, आपकी दोस्तियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो ये दोनों दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि इनकी दोस्ती का, सहेलियों का जरा इम्तिहान लिया जाए, जरा पूछा जाए कि ये चक्कर क्या है। और अगर कोशिश हम कर सकें और अगर हम कामयाब हो जाएं तो जरा लड़वा भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर दो दोस्तों को हमने लड़वा दिया? क्या करना पड़ेगा आप लोगों को लड़वाने के लिए? अच्छा, हमारी दोस्ती की बुनियाद जो है ना वो ये है कि हम दोनों लड़ते नहीं। ये कोई दोस्ती नहीं होती, यही तो दोस्ती है
कि यानी व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर इज डिसेंसी इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ठीक है, तो हमें जो है वो हमारे अंदर बर्दाश्त भी है और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इवन हमें एक टॉक शो पे भी जाना होता है तो हम एक दूसरे को जो अहम पॉइंटर्स है शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये सासबाज भी होती है? सासबाज नहीं होती ये चीटिंग करवाते हैं जैसे दोस्त स्कूल कॉलेज में चीटिंग करवाते थे। नहीं, ये वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जो आपको ज्यादा जो ना आपके सोच को वुसअत देती है। लेकिन आप सेनेट में, वो कौमी असेंबली में, अलग अलग ऐवानों में, तो ये दोस्ती बनी कैसे, इतनी पनपी कैसे? ये बताएं, रुबीना बताएं। ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि सेनेट और पार्लियामान जो है, ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे का साथ है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही सूबाई असम्बली भी है, कौमी असम्बली, सेनेट, ये तीनों जो हाउसेज हैं और हमारी दोनों जो लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ जिनमें AJK और GB भी है, तो ये सारे एक दूसरे का अंग हैं। लाइक दे आर कोलैबोरेटेड विद ईच अदर एंड कनेक्टेड। एक बात, और बहुत सारे ऐसे हमारे फोरम्स होते हैं जिन पे हम लोग इकट्ठे काम भी करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो फिर कोई रेजोल्यूशंस हो, मोशंस हों, और उसके अलावा हमारे डिफरेंट फोरम्स जो सिविल सोसाइटी के, डेवलपमेंट सेक्टर के, ऐसे बहुत सारे फोरम्स। और चूंकि शहर जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में भी और काफ़ी एक्टिव है, और मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिव हो ही जाती हूँ, तो उसके हवाले से भी देयर आर सो मेनी टाइम्स कि वी गॉट कनेक्टेड। और जो बात इन्होंने बिलखुसूस तौर पर की ना कि हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की, देखिए आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, ये हम उस वक्त की बात करें, और ये कोई दोस्ती आज की नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और ताल्लुक़ हमारा पहले से है। जब हमारी 2013 में पार्लियामेंट में जब क्योंकि मेरी सेकेंड टर्म है, तो हम लोग तब से जो है डिफरेंट फोरम्स पे मिले। और देखिए मैं ही समझती हूँ, तब हम गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी आपको पता है ऑपोजिशन में थी, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप टीवी पर अपने ऑडियंस के साथ या लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके अंदर तहकीक का अमल और जो है वो होना चाहिए। कोई चीज भी गलत नहीं। अच्छा, मेरे ज़हन में बड़ा शरारती सा सवाल है। वो तो आपकी शक्ल से लग रहा है शरारती जो है ना। वो सवाल ये है कि देखिए दो अपोजिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन होती है और एक हुक्मरान जमात होती है। अब होता ही है कि दोनों काम तो एक ही किस्म की लेजिस्लेशन पे करते हैं ना, एक अपनी अमेंडमेंट लेकर आएगी, दूसरा प्रेजेंट करेगा लॉ या बिल जो भी है। अब उसमें क्या ये होता है कि कभी आप लोग दूसरे पार्टी वाले के साथ बैठ के यार वो उसमें वो क्या अमेंडमेंट थी, वो कौन सी थी, मैं लिखना भूल गई, पॉइंटर क्या था, हमारे लीडर ने क्या बात की थी, ये ऐसा होता है ऑपोजिट जमातों में? देखिए बात ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जब भी ख़वातीन के हकूक़ की बात होगी, जब भी मुल्क के मफाद की बात होगी, जब भी मुल्क की इकॉनमी की बात होगी, तो वहाँ पे हमारी अपनी ज़ात तो कहीं भी नहीं रहती ना। देन पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। फिर ये कि एक और जो है एक दिलचस्प पहलू ये है कि हम दोनों ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप किया, तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको इतने मौके मिलते रहते हैं कि आपको जो है डिफरेंट गैदरिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में एक पार्टिसिपेशन का, एक कनेक्टिविटी का मौका मिलता है। फिर टॉक शोज पे हमने बड़ी पेयरिंग की है, यानी एग्जैक्टली। और हमने ये कोशिश की है कि हम जो एक तासुर है ना, जो पोलराइजेशन है उसको खत्म करें। नहीं है टॉक शोज पे क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लड़ती आप लोग? नीचे नहीं दिखाना होता एक दूसरे को आपने। इसका पॉइंट गलत हो गया। देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर समझती हूँ, जो कि मैं मशकूर हूँ सहर की भी, कि उन्होंने भी जब आपने पूछा और उन्होंने कहा कि रुमीना इज़ अ गुड फ्रेंड एंड सो डू आई बिलीव इन दैट। देखिए बात लड़ाई झगड़े में क्या मिलता है आपको, ना तो उसमें बरकत है, बात नहीं वो एंटरटेनमेंट। देखिए वो रेटिंग जिसको मिलती है उसको, जहाँ हल्का सा माथे पे शिकन आए आवाज, वो व्यूअर भी आवाज बढ़ा देता है, चुप आवाज अभी जवाब देगी। वो देखिए मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी सोच, आपकी खानदानियत, हर चीज उससे कंसर्न करती है। और जो बात आप तहम्मुल से, धीमे मजाज से भी कह सकते हैं। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि अगर आपको तो खैर शरारत का अगर आप एलिमेंट ढूंढे, तो जब आप एक, और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम तो ये भी हंस रही होती है, मैं भी हंस रही होती हूँ, और जिनको नहीं हंसना चाहिए, मतलब या जिनको हंसना चाहिए, वो तो गोले बरसाने के मूड में होते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई खाना जंगी तो हम कर नहीं रहे। लीडर्स के अपोजिट बयानात हो और लीडर्स की आपस में वो जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और थोड़ा ज्यादा गर्मा गर्मी हो, तो फिर आप लोग कैसे फिर डील करती हैं? वी कम फ्रॉम अ वेरी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक तरबियत, एक अपब्रिंगिंग की बात की रुमीना ने, एक अपब्रिंगिंग पॉलिटिकल भी होती है। तो मैं तो समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अपब्रिंगिंग, उनकी गाइडेंस, उनकी ग्रूमिंग, उसको जो है वो भूला नहीं जा सकता। रिकंसिलेशन की पॉलिटिक्स को जो है इंट्रोड्यूस कराने वाले, पाकिस्तान के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त,
तो ये हमने बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में की बात पीपल्स पार्टी की तरफ से आई। चलें अब आपकी बारी है मरियम नवाज साहिबा का। मैं तो देखिए बिल्कुल ये होगा ना ऐसे। ये बिल्कुल ये हम आप लोग करते नहीं लगा रहे हो, लेकिन ये तीलियां आपकी कामयाब नहीं होगी। अभी ईद से चांद रात पे जिस दिन चांद रात होनी थी उस दिन एक दिन पहले जो एक शो था वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि क्या ईदी आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आए और ये और वो, बहुत उन्होंने भी आपकी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो ईदी मिल चुकी हुई है, मेरी तो परमानेंट ईद है। वो क्या? वो ये इसलिए परमानेंट ईद है कि आज नहीं बात मिनिस्टर की नहीं है। वैसे मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि मिनिस्टर जो है ये एक बहुत बड़ी तोप चीज बन जाते हैं, जबकि आप आंसरेबल हो जाते हैं ज्यादा। ऑनेस्ट टू गॉड मिनिस्टर यू आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, यू आर मोर आंसरेबल टू द पीपल, राइट? सो वो एक और चीज है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम और इज्जत की बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एज बीइंग रूमीना मुझे आज से पहले, मतलब ये मेरा सेकंड टर्म है, 2013 से पहले बेशक मैं अपनी पार्टी की गुजरांवाला से जनरल सेक्रेटरी थी यूथ विंग की, लेकिन आज रूमीना को उस टाइम एक शहर जानता था। आज तो मेरी लीडरशिप की जो मेरे पे ट्रस्ट और बिलीव है उसकी वजह से ना सिर्फ मुझे मुल्क जानता है बल्कि इंटरनेशनली लोग जानते हैं। आज मुझे या शहर को आप गूगल पे सर्च करें तो पूरी आपको डिटेल आ जाएगी, तो हर किसी की तो नहीं आती। सो दिस इज समथिंग व्हिच द ट्रस्ट ऑफ माय पार्टी ऑन मी वन, और फिर दूसरी बात जहां तक बात है डिसेंसी की और हमारी अप्रोच की, तो ना मुझे हमें कभी ऑनेस्टली ये शुरू दिन से लेके आज तक हमें कभी ये प्रेशर नहीं दिया गया कि आपने एग्रेसिव टोन में बात करनी है, आपने बदतमीजी करनी है, आपने गालम गलोच करनी है, ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं कहा गया। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हमें हमेशा ये कहा गया है कि जो भी है आप एक एहतराम के दायरे में रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू गिव्स यू गोना कम बैक। और लेकिन अगर कहीं पे कोई कुछ करता है तो वो फिर जाहिर है हर एक इंसान की बर्दाश्त की। 2013 में आपकी दोस्ती की बुनियाद रखी गई, यूं कह सकते हैं। तो 2013 से 23 10 साल हो गए, डेकेड की सेलिब्रेशन है ये। बिल्कुल, ये भाई आज ये हम 10 साल दोस्ती को सेलिब्रेट करें। एक और बात भी है वैसे, देखिए बात ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट किया गया, हम दोनों का एक कॉमन बैकग्राउंड ये भी है कि वी कम फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने भी अपनी जिंदगी तालीम के शोबे में गुजारी, रूमीना ने भी। अच्छा, तो स्टार्ट भी आया उससे किया? पीएसएफ से? जी हाँ, मेरा, और वो भी पीएसएफ यानी इस्तिसाली निज़ाम में तालीम के खिलाफ। दिस वाज लाइक द स्लोगन। तो वो जब उस बैकग्राउंड को सामने रखते हैं तो वी आर वेरी सेंसिटिव कि जो पॉलिटिशियंस का जो इमेज जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया है सोसाइटी के अंदर, उसको हम रिस्टोर करें। तो वो हमें अपने रवैये से, तहजीब से, इसीलिए जो लॉ एक मेरा जो पास हुआ है जिसके ऊपर मैं नाम आई एम जस्ट फोर्सिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और कहूँगी कि बहुत सपोर्ट है मुझे तमाम पार्टीज की तरफ से, स्पेशली यानी जो अपनी ख़वातीन को लिखते हैं, वो सिविक एजुकेशन के ऊपर है, सिविक डेमोक्रेटिक, कि आप अपने आइन को और सिविक एजुकेशन को तालीम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि तहजीब, तमीज़ और किस तरीके के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, कैसे हमें एक सिविलाइज तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए। तो यही हम कोशिश करते हैं कि अपने टॉक शोज में भी, अपनी अपीयरेंसेस में भी और अपनी दोस्तियों में भी। चलिए, अब शराफत की बातें बहुत हो गई, अब शरारत की बातों में बहुत शराफत हो गई, अपनी तहजीब, तालीम वगैरह वगैरह ये सब आज आप एजेंडे में हैं। नहीं तो मैं समझी कि अब आप शरारतें कर रहे हैं, आप कोई पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे, बहुत सारे वैसे एंकर्स एजेंडे पर होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे एंकर्स एजेंडे पर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम उनके एजेंडे पे जाते भी नहीं है, ऐसा अपना एजेंडा होता है। बिल्कुल, हमारा एक ही एजेंडा होता है। तो आप लोगों की 10 साल शादी जो क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या हो गया? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, हमारी दोस्ती ने आपको बकला दिया है। ऐसा ही होता है, मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि देखो ऐसी दोस्ती भी होगी। तो आप लोगों का एक दूसरे के घर जाना आना और ये दावतें ये तो होती होंगी। जी जी बिल्कुल। तो ये जरा हम अगर आपसे इनके बारे में पूछे और आपसे इनके बारे में पूछे तो जजमेंट कर देंगी आप? जजमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब आंसर कोशिश करें, इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द समटाइम्स इंसान के हर वक्त तबीयत के मुताबिक मूड भी है। तो इनके यहाँ जब जाते हैं तो सबसे अच्छा क्या पकता है?
देखिए नहीं एक लफ्ज में जवाब देना है, फिलोसफी नहीं देखे वगैरह नहीं चाहिए भाई, एक लफ्ज में। ये भिंडी गोश्त पकता है बड़ा जबरदस्त। अच्छा हम ज्यादातर मैं इनकी तरफ स्नैक्स पे गई हूँ, तो सारे स्नैक्स बड़े मजे के बनते हैं। आपके घर स्नैक्स पे भाई स्नैक की दावत है, इनके घर बताएं। नहीं सहर जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। नहीं मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्या कहते हैं देसी फूड, बिकॉज शी इज अ वेरी फूड लवर पर्सन, तो इनको खाना पकाना और सर्व करना दोनों बहुत पसंद है, मुझे भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ उस तरह हमारा वो खाने पे वो हो नहीं सका। लेकिन ये है कि शी कुक्स ऑल थिंग वेल, पाकिस्तानी और अरेबिक दोनों ही बहुत अच्छा बनाती। सही है। इनको सबसे ज्यादा जो है ना वो नाराजगी किस पॉलिटिशियन से रहती है, और ये ऐसे करता है, मतलब ये कौन सी चीज इनको बुरी लगती है जो बॉदर करती है इनको? चलिए ये बंदा छोड़ दे। अच्छा आई थिंक जो एक होता है ना कि दोगलापन, हाँ। वो बुरा लगता है कि जो है मतलब लाइक वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, तो हमें ये उस वक्त बुरा लगता है रुमीना को भी और मुझे भी, कि जब कोई हमें लग रहा हो कि जो अपेरेंटली कुछ और है और क्या कुछ और रहा है। और फिर जैसे ही टॉक शो खत्म होता है या बात खत्म होती है तो कहते नहीं हम कहेंगे आपने क्या किया, और नहीं देखिए जी रेटिंग भी तो बढ़ानी थी, तो देन इट यू नो इट हिट्स यू बैक लाइक दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल सही। अच्छा और इनका बताएं। इनका भी सेम ऐसे ही है, शी ऑलवेज बिलीव के यही बात की जो बात है सही से हकायक और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। तो अच्छा अगर आप दोनों के दरमियान नाराजगी हो जाए अब हो नहीं रही है ना, मतलब क्या करें, क्या बताओ प्रोड्यूसर साहब क्या करें, लेकिन चले नाराजगी हो जाए तो पहला फोन कौन दूसरे को करेगा, या मतलब ट्राई टू ईज आउट द टेंशन? वो मैं तो फौरन कर लूंगी। आप कर लेंगे? रवीना भी कर लेगी, रवीना भी कर लेंगी। इजी गोइंग मेरे ख्याल में फोन तक तो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अगर हाँ सॉर्ट आउट, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मैच्योरनेस कि आप में कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, मियां बीवी हो, बच्चे हो, मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि आपको फौरन बात करके उस चीज को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं तो इस्लाम की अगर बात करूं तो देखिए आपकी तो नमाज ही कबूल नहीं होती कि अगर आपके दिल में बुग़्ज़ हो किसी के लिए, नाराजगी। बिल्कुल। अच्छा हम थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज है कि अब तक ऐसा कोई मौका आया नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। अगर रुमीना को कहीं लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट तो मुझे फौरन कहेंगे कि तुम क्यों नहीं आई, फौरन आ जाओ, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डिस्पाइट बड़ा अच्छा खाना है, तुम क्यों नहीं आई? नहीं खाना नहीं हो चुका, खाना भी लेकिन ये कि जैसे खाने के अलावा भी अगर जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, या कोई मीटिंग हो रही है तो रुमीना कहेगी कि उसमें आ जाओ, यू कैन कंट्रीब्यूट वेल। या इसी तरीके से मैं कहीं जा रही हूँ जैसे तो मैं कहूँगी कि हाँ रुमीना आ जाओ, चलो। तो ये कि आई थिंक एक दूसरे को सपोर्ट करना, पॉजिटिविटी जो है ना, वो दैट इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन अस। सही है। चले अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ दिखाएंगे आपको तस्वीरें अलग अलग लोगों की, मतलब पहले रुमीना की दिखाएंगे, सहर गेस करेंगी कि ये कौन सा मौका है और इसमें क्या हो रहा था, कोशिश करेंगी। सहर जाहिर है ना हमें पता है ना सहर को शायद पता हो, तो देखेंगे कितना क्लोज वो जा सकती हैं कि ये कौन से मौके की तस्वीरें हैं, और हमें वहां नजर आएंगी, आपको यहाँ नजर आएंगी। और पहली तस्वीर आप दिखाएं जी रुमीना साहिबा की, कौन सी हमने रखी है, या कोई वीडियो है तो वो भी बताएं। तस्वीरें देखकर अब आपने, तो मुझे तो खुद नहीं याद रहेगी, अपनी तस्वीरें नहीं याद रहेगी। नहीं आप देखेंगे तो याद आ जाएंगी आपको। ये क्या बड़ा सोच में गुम है। अच्छा एक एक करके दिखाएं भाइयों, एक एक करके, सारी नजर आ देना इधर कर दें। अच्छा ये है पेट के साथ है आप, क्या सोच रही हैं अब? ये क्या सोच रही हैं आपने बताना है। क्या सोच रही है? फंस गई हैं आप सहर साहिबा। तस्वीर रखें, स्क्रीन पर रखें तस्वीर, हाँ, ताकि वो देखती रहे। आप देख लेना कि वो मोहब्बत का इजहार कितना है। देखिए बाज़ दफ़ा अपने आप को कंसोल भी करना पड़ता है। वी गो थ्रू सम लाइक यू नो, एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो अप एंड डाउन हो रहे थे, तो रुमीना ने भी फेस किए। और आई बिलीव एट दिस टाइम मुझे बाहर किसी जानवर को देख ले तो फिर आप अंदर आके घर में अपने किसी जानवर से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज आल्सो अ वे लाइक यू नो कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये एक और आपकी तस्वीर है। जानवरों से बड़ा आपका है लगाव जरा। आई एम एक्चुअली वेरी मच पेट लवर, और बचपन से, चूंकि मैं एक बेटी थी, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, तो बचपन से मेरे साथ जो डॉग्स, पैरट, ये इस तरह के जो तोते और कुत्ते, वो मैंने बहुत पाला, बहुत प्यार किया। और मेरे ख्याल में आज के दौर में
जब हम लोगों में बहुत ज्यादा उनसियत या ढूंढते हैं तो आपको जो वफादारी की बात है वो तो जानवर इनसे ज्यादा कहीं आपको नहीं नजर आती। एंड द बेस्ट पार्ट, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, जब आप उनको पेट रखते हैं तो वो आपके दर्द को महसूस भी करते हैं एंड दे फील द पेन। इफ यू आर सैड दे विल कम टू यू। एंड अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन रखना नहीं, आई वुड लव टू। मेरे पास पेट्स वैसे नहीं है, लेकिन कबूतर बहुत सारे हैं और वो रोज मेरे पास आते हैं और मैं जब पैगामात लेके जी पैगामात लेकर आते हैं बॉर्डर के उस पार से। उस पार कौन सा? और फिर हम कहते हैं कबूतर जा 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 फिर वो जाता भी नहीं है, बैठ ही जाता है ऐसा। नहीं, मैं उनको दाना देती हूँ, रोज सुबह आते हैं। सो ये लाइक इट्स sort of a bonding के I'm looking forward for them and they do come every morning. कभी साथ आप लोगों ने ट्रैवल किया एक साथ? एनटीयू के उसमें हम लोगों ने गाने किस तरह की सुनती हैं ये गाड़ी में? She knows मैं वहाँ से गाड़ी लेती हूँ और सुनती भी हूँ। पता चल जाएगा अभी। बड़े चला के हम इतने टफ टाइम होते गाने तो अच्छे पुराने सॉन्ग्स जो है ना, गजलें पुराने सॉन्ग्स। बस देखे कोई मौका नहीं मिला आप लोगों को लड़ाइयों का। एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। She likes very decent song। वही हमारा जो I think indecent कौन सा म्यूजिक होता है? बड़े होते हैं क्या हो गया? डबक वाले भी तो वो नहीं, हम लोग देखिए बात है कि there has to be something common to go along। तो ये कि हम लोग traveling is the most thing in which snacks कौन रखता है आप में से ट्रैवलिंग के दौरान? किसका बैग है भरा I kept for others and so do she। के इनको भी होता है कि हर कोई खाए। अच्छा, ये सबसे बड़ा शेयर करती हैं आप लोग। और ऐसा भी है कि लोग कि आप लोगों के पास आते हैं सिर्फ स्नैक्स लेने के लिए? बिल्कुल अच्छा, ये सबको पता होता है। स्नैक लाइब्रेरी है आप लोग, स्नैक की मार्केट। मुझे एक्चुअली ये होता है कि मेरे बैग में भी और शहर के बैग में भी मेडिसिन और स्नैक्स वगैरह जरूर होते हैं ट्रैवलिंग। मतलब इन रूटीन तो मेडिसिन तो जरूर होते हैं और शहर के बैग में मैंने देखे हुए हैं। और लेकिन जब कहीं आप लॉन्ग उस पे जा रहे हो तो क्योंकि कई दफा ये होता है, मैंने एक दो दफा ऐसे देखा है कि कुछ लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, लो हो रही हो, तो फिर आई ऑलवेज ट्राई टू कीप, ऑल्दो आई एम नॉट दैट फूडी बट आई लव टू कीप द थिंग्स। ठीक है जी, वी रिमेन पीपल इन डिमांड। सही। अब एक वीडियो दिखाते हैं आपको, एक वीडियो है, वीडियो चलाते हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। साउंड उसका स्टूडियो में दे दीजिएगा तो ताकि इनको आवाज भी आए कि उस वीडियो में हो क्या रहा है, कर क्या रही है ये। मतलब बड़ी रिसर्च की है ये तो पुरानी है बहुत। कब की है भाई? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? समथिंग हिडन फ्रॉम मी, मैंने नहीं देखी। अच्छा, इन्होंने आपके सामने कोई नहीं, ये नहीं, मैं वैसे मुझे ढोलकी शोलकी सब बजानी आती है और वो बड़ी देर से हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं कि हम बजाए। एक शादियों में हमारा प्लान भी था। ये दिस वाज इन अमेरिका, आई वेंट फॉर अ कोर्स। तो बिकॉज आई एम अ म्यूजिक लवर एंड आई लव टू लाइक वेयर एवर आई गॉट अ चांस, तो मैं आई लव टू डू। बजा दो बस। सही है, ठीक है। अब म्यूजिक बैंड नहीं, बैंड भी बजाना पड़ जाता है कभी कभी। अगर बजाना हो तो कैसे बजाएंगी ये सोचिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताइएगा। उन्होंने किसी का बैंड बजाना हो तो पहली चीज मुंह से क्या निकलेगी या क्या चेहरे पे एक्सप्रेशन करना हो तो आप दोनों में से कौन आगे जाएगा? मैं करके आती हूँ जरा। तुम बैठो या पता हो कि भाई ये तो कुछ करेगी। आई थिंक एक दूसरे के लिए वी कैन गो लाइक फॉर आवरसेल्फ। आई थिंक मैं जितना जानती हूँ कि हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में भी हम लोग एलुमनाई के और कुछ ग्रुप्स में साथ हैं, तो उसमें भी जब बहुत एक्सट्रीम लेवल की गुफ्तगू चली जाती है तो वी ट्राई टू कीप आवर डिसेंसी। और आई थिंक कि जो बहुत बदतमीज या बदगुमान टाइप के लोग हों, उस वक्त बजाय कि उनको फौरन जवाब देने से बेहतर है कि बेहतर मुनासिब वक्त पे जवाब दे देना चाहिए। और यही शहर की भी प्रैक्टिस है, मेरी भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वक्त बल्कि हमारी एक दफा इस बारे में बात हुई है कि वक्त से बड़ा कोई मुनसिफ नहीं है। और हम लॉजिकली जो ना फैक्ट्स के साथ हम बात करते हैं, लॉजिकली फैक्ट्स के साथ नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली यू कैन नॉट ड्रैग योरसेल्फ इनटू वो कहते हैं मीनिंगलेस डायलॉग्स एंड आर्गुमेंट्स। आपको जो ना हमेशा लॉजिक के साथ जब आप फैक्ट्स रखते हैं तो फिर लोगों को उसको अच्छा, फिर ये भी होता है कि आपका अपना रवैया कैसे है। लोग आपके लॉजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते जब आप अपनी डिसेंसी को मेंटेन करते हैं। सही है। अब सहर साहिबा की तस्वीरों का टाइम है और तस्वीरें कौन सी वाली हम दिखाएंगे उनके बारे में पूछते हैं। ये तो बता देते हैं आप लोग, हम लोग दिस पिक्चर ये कब की है ये बताएं। ऑफ कोर्स ये आई थिंक बाहर किया ना, ये जब बीबी साहिबा जब आई थिंक ये ब्रॉड में थी तो तब इनकी जो मुलाकात थी, बिकॉज सहर ने बहुत काम किया है बेनज़ीर साहिबा के साथ, तो इट्स फ्रॉम दैट टाइम। अगली तस्वीर की तरफ जाने से पहले कि अब जाहिर है ये जो लीडर्स हैं ये लार्जर देन लाइफ फिगर्स हैं। बीबी हो गई, नवाज शरीफ साहब हो गए, एक बड़ी फॉलोइंग है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने उनको या आपने इनको कहा कि मुझे मिलवाओ ना जरा
वो एक चाहत तो होती है ना पर्सनली किसी को जानने की या देखने की कि भाई हाउ डज शी लुक, हाउ डज बीबी लुक। एक्चुअली मैं बताऊं कि जब हम दूसरी पार्टियों के लोग आपको कहते हैं कि बीबी से मिलवाओ या देखें, जब बीबी हयात थी तो आई वाज इन सऊदी अरेबिया, या जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एवरीवन अराउंड वुड लाइक टू से कि जी अच्छा बीबी से हमें भी मिलना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम लोग क्योंकि पार्लियामेंट में जब आ गए तो लीडर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी डोंट हैव टू आस्क लाइक वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि जी आपने किससे मिलना है, मिलने आप बिलावल हर वक्त जो है वो असेंबली में, तो ये कि एनीवन कैन, तो ये कि जब तो ये कि आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन के मौके मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन उस तस्वीर को बता दूं कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी के आखिरी उम्र के बाद की तस्वीर है। 18 जून 2007 ये जो है ये उनका जो है जब वो उम्रा करने के बाद जब वो जा रही थी तो ये VIP लॉन्ज में आई वाज द पर्सन जिसने उनके साथ जिंदगी का आखिरी उम्रा किया, और उनको मैं सी ऑफ जब कर रही थी तो ये तस्वीर वहाँ पे ली थी। एंड दिस डेट मेंट अ लॉट फॉर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। शी सेड आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे इज 18, 1 and 8, 9 and 9 is my lucky number. So that 9 had a lot of significance in her life. अच्छा, एक और तस्वीर है बहुत पुरानी, वो भी दिखा देते हैं, दिखाएं जी। ये क्या, ये किस चीज के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये बताएं आप। नजीब रूहीना ने बताना है डुमकी इमाम बख्श अब को रिहा करो। PSF कराची, ऑफ कोर्स स्टूडेंट फेडरेशन की, बिकॉज शी इज अ वेरी एक्टिव, अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत एक्टिव है, तो द पिक्चर इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। किसको रिहा करवा रहे थे? एक्चुअली हमारे आप देखें ना, नजीब अहमद ही और लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज मर्डर्ड, तो वो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची डिवीजन। तो ये कि जब आपके स्टूडेंट्स को एक नारा लगाने के ऊपर जेलों में कैद कर दिया जाता था, तो वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर दो स्टूडेंट्स। आप ये देखेंगे बड़ा मुश्किल वक्त था उस वक्त जो है वो आजकल ट्वीट करने पे कैद कर दिया जाता है। आजकल भी ऐसे चल रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त। अभी शहर घुमाने का सिलसिला चल रहा है, हमारे ऊपर तो रोज कोई ट्वीट हो रही होती है। आप मतलब पीपल डोंट टेक अ चांस के बगैर तहकीक किए हुए आप ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं, लोग कह देते हैं कि आप किसी की भी जिंदगी जो है उसको तबाह कर लेते हैं। और आप सियासतदान तो नहीं कर सकते, सियासतदानों के बस की बात नहीं है। और फिर सिर्फ यही नहीं कि हम जो पॉलिटिकली, क्योंकि आई थिंक मोस्टली द मोस्ट वनरेबल पीपल आर द पॉलिटिशियंस, हम और हमारे बच्चे। जो एक चीज मुझे एतराज होता है ना, आप क्रिटिसाइज करें हमें, लेकिन जब आपकी जो है किसी एक रिमार्क्स जो है ना, नहीं जो है बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, और मैं बताऊं कि उस हद तक चले जाते हैं जो कि हम अच्छे लफ्जों में शुमार नहीं करते। बिल्कुल वो रेलिवेंट नहीं होते, वो रेलिवेंट भी नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते, डिसेंसी नहीं है, ग्रेस नहीं है। अच्छा, आखिरी हमारे पास 2 मिनट है, 2 एक्टिविटीज करनी है मुझे आपके साथ। एक तो ये कि ये एक कार्ड इनको दे दीजिए। अच्छा, आप ये मुज़ाकरात हो रहे हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है जी? अच्छा, हर तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। ये आखिरी 2 मिनट के मुज़ाकरात, 2 मिनट मुज़ाकरात है। एक पर्चा आप रखें, एक पर्चा आप रखें, आप दोनों ने दिखाना नहीं है। अच्छा, फिर चीटिंग भी करनी है? चीटिंग नहीं करनी है, मार्कर एक आपका है, एक आपका है, ठीक है? और एक दूसरे को दिखाए बगैर आपने लिखना है कि आपके अंदाजे के मुताबिक और आपके अंदाजे के मुताबिक और मुज़ाकरात को देखते हुए, सूरत-ए-हाल को देखते हुए, इलेक्शन किस महीने में होंगे, इलेक्शन कब होंगे, देखते हैं कि आप दोनों का सही निकलता है जवाब, एक ही निकलता है या अलग निकलता है, कब होंगे। ठीक है जी? एक तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी। अच्छा, अब दिखाते हैं जरा। अक्टूबर, अच्छा आपने 2000, हाँ ठीक है, अक्टूबर 23, अक्टूबर दोनों अक्टूबर पे ही है, कोई जुलाई की कहानी नहीं है। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद इस बात को अचीव किया कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करें। किसी जो हो रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर आप ये देखें कि किसी शख्स का प्राइम मिनिस्टर रहना या नहीं रहना डजंट मैटर। असेंबलीज का मुद्दत पूरी करना और उसके बाद इंटरिम सेटअप का होना, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए असूली तौर पर। आपका भी यही मौक़िफ़ है? बिल्कुल। चलो, अच्छा। और इसी लेकिन अगर नहीं, देखिए एक चीज ये है कि जब आपको अवाम एक मैंडेट दे के भेज रहे हैं और आप जीत के आ गए, और आपके तमाम सूबों में भी, 2-3 सूबों में भी हुकूमत है, वफाक में भी है, तो फिर आपके पास ये कोई लाइसेंस नहीं है कि आपका मूड ऑफ हुआ तो आपने तोड़ दिया, आपका मूड ऑफ हुआ तो आपने बना दिया। ये अवाम के साथ और उनसे ज्यादा मुल्क की इकोनॉमी के साथ मजाक है। सही, लाएं वापस दे दें इलेक्शन हमारा। भाई, हमने इलेक्शन की डेट आपको दे दी थी, इलेक्शन की तारीख दे दी गई, ब्रेकिंग न्यूज खबर है, इलेक्शन की तारीख दे दी गई। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि वो आखिरी मिनट रह गया है, उसमें क्विकली मैं बेसिकली चाह ये रहा था
कि एक एक्टिविटी आप दोनों ने करनी है और उस एक्टिविटी में करनी है बातें करनी है एक दूसरे से। लेकिन पहला जुमला आप शुरू करेंगी वो ए से होगा, तो दूसरा उसका जवाब आपने देना है वो बी से होगा, फिर आप जो जवाब देंगी वो सी से होगा। एक मिनट में होगा जी, 1 मिनट में होगा, बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने शुरू किया, मैं मिसाल करता हूँ, मिसाल से जैसे, अरे आप यहाँ क्या कर रही है? कर रही है। बस कर दो, हर दफा तुम सवाल पूछते हो। मैंने पहला जो जुमला शुरू किया वो ए से शुरू किया, इन्होंने क्या कहा? बस कर दो, हर दफा इन्होंने बी से शुरू किया उसका जवाब। अब आप लोग इस तरीके से आप लोग एक गप्पे लगाए आप। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। क्या बात है, ये आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। अब आपका इसका जवाब होना चाहिए ख्याल तो आंखें छलक पड़ी। पड़ी नहीं, वो आपने एंडिंग से नहीं जोड़ना है। बी, इन्होंने ए से जुमला कहा है, तो अब आप इसका जवाब बी से देंगी। बी से स्टार्ट करें जुमला। बस कर दो इन आंखों को छलकाना, इन आंखों के छलकने से कुछ नहीं बनना। अब सी से जुमला आना चाहिए अगला। सी से, ओह माय गॉड, क्या सीसा करा रहे हैं आप। उनको तो इतनी अच्छी शायरी आती है, मैं क्या करूँगी। वो कर रही, पहुंच रही है वो उधर। हाँ, सी नहीं, आप मैं सोच की तारीफ कर देती हूँ कि बहुत सोच इनकी बहुत खूबसूरत है। सोच सी से बना दिया आपने सोच, ठीक है, सही है, सोच बड़ी अच्छी है भाई आपकी, वाह। अब डी से आपका जवाब आना चाहिए। बी से डी 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 ए बी सी डी भाई। अच्छा, अब डी, सोच बड़ी अच्छी है इनकी। दफन कर देते हैं ये, दफन कर देते हैं सोच, दफन नहीं, दफन कर देते हैं ये हर उस तकलीफ को जो किसी और की तकलीफ का बायस है। बड़े फलसफा चल रहा है भाई। दोनों कन्वर्सेशन क्या हो गया। ठीक है, वो डी से आई है। अब आप उसमें मैं भी सिटी स्कूल में पढ़ाती रही हूँ और फिर ब्लूमफील्ड हॉल में तो उस्ताद भी होते हैं, लेकिन खैर ई से आए। अल्लाह, ये 1 मिनट पूरा नहीं हो रहा। ये हमारी मर्जी है कब हम वो 1 मिनट पूरा करें। ये तो धोखा हो रहा है ना। ये असेंबली जो है, असेंबली की मुद्दत तो प्रोग्राम की मुद्दत वो करा लेते हमसे। क्या वो गाने का वाले वक्त है वो जरा वो खत्म हो गया है, खत्म हो गया। लेकिन आप आइंदा जब आप लोग आएंगे प्रिपेयर करके आप आइएगा, तैयारी करके आते हैं ना आप लोग। नहीं, हमारी तैयारी, हमारे नंबर पूरे बनते हैं। अब आप ऑडियंस से पूछेंगे, बिल्कुल। अब आप बताएंगे पाकिस्तान की प्यारी अवाम के हम दोनों ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे बड़ी चीज अक्टूबर आपने दे दी है, ये तारीख है, सबसे अहम तारीख है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सार का। हमने एक और भी चीज दे दी कि आप किसी भी जमात से हो, जमातें बदलने की बात नहीं होती, एक दूसरे का साथ देने की बात है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं और मुल्क से दोस्ती जो है वो और मोहब्बत हमेशा कायम रहनी चाहिए। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वर्ल्ड बैंक की हालिया ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 सालों में ह्यूमन कैपिटल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इस रिपोर्ट में वो बताया गया है 0.41, यानी कि एक पाकिस्तानी आज सिर्फ और सिर्फ 41% कारामद शहरी है अपने वतन के लिए। और जी 41% हम एक्टिव सिटीजन हैं, 0.41 उसकी जो है नंबरिंग है। लेकिन इसका मतलब ये बनता है कि एक शहरी 41% अपने मुल्क के लिए प्रोडक्टिव या कारामद है। और जनूबी एशिया का जो औसत है वो है 48, यानी बाकी ममालिक का अगर एवरेज निकाला जाए तो बाकी ममालिक के शहरी 0.48 पर खड़े हुए हैं। 48% अपने मुल्क के लिए वो कारामद है। अच्छा, नेपाल का देखें तो 49% है, बांग्लादेश जो है वो 46% है, और पाकिस्तान का जो ये नंबर है ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ की रेंज में लाया कर रहा है, इतना कम है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान जो कि पाकिस्तान के साबिक मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और चेयरमैन है HEC के। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन के आला तरीन साइंटिफिक अवार्ड से भी इन्हें नवाजा था। पाकिस्तान में भी इन्हें तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, अब ये रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान का जो नंबर है उसके अंदर वो है 0.41। हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्यों हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इतना पीछे है? बात यह है कि ये बहुत अहम मौजू है जो आपने उठाया है इस वक्त,
क्योंकि जब इस वक्त जो मुल्क की हालत है और जो हमारी इक़्तिसादी हालत है और जो परेशानियां हैं महंगाई की और एक्सपोर्ट्स के गिरने की, इन सब की बुनियादी वजह यही है कि हमने जो हमारा सबसे अहम रिसोर्स है, जो सबसे अहम दौलत है, यानी कि हमारी जो अफरादी क़ुव्वत है, उसको हमने कभी उसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया। क्योंकि आज की दुनिया जो है वही ममालिक तरक्की कर रहे हैं इस दुनिया में जिन्होंने तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी पे ज़ोर दिया हो। तो वजह जो हुई है, क्या वजह है कि हम इतने गिर गए हैं? वजह यह है कि जो पिछले 70-75 साल में जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने ज़बानी जमा खर्च तो करते रहे हैं तालीम की, साइंस और टेक्नोलॉजी की वगैरह वगैरह, लेकिन जो अमली सूरत होनी चाहिए ज़मीन पर वो नहीं, उसके ऊपर एक्शन दिए गए, जिसकी वजह से हमारे स्कूलों की हालत ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूल्स की कोई 2.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनको मौक़े ही नहीं है स्कूलों में। कॉलेजेस की हालत जो है वो बदतरीन है और जामियात की हालत भी अक्सर जामियात की बहुत कमज़ोर है। और ये इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमतों की ही रही है कि सियासतदान आए हैं जिनको इस बात की समझ ही नहीं है कि आज की दुनिया जो है वो एक नॉलेज इकोनॉमी की दुनिया है, एक इल्म पर मबनी मईशत कायम करनी है हमें। और वो जब ही मुमकिन हो सकता है जब हम अपने जो बजट का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी की तरफ लगाएं, क्योंकि आजकल कुदरती वसाइल की अहमियत जो है वो कम से कम होती गई है। सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो नॉलेज की है और उससे नॉलेज से आपकी एक्सपोर्ट्स और दूसरी चीज़ें बढ़ाने की है। तो हमारे डायरेक्शंस गलत रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर तालीमी शोबे में इस्लाहात होंगी तो उनका जो समर है वो 5 साल 10 साल बाद ही कहीं जाकर ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से ज़्यादा वाज़े होकर नज़र आएगा। क्या हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म ऐसे इकदाम जो हमें करने चाहिए हुकूमतों को भी, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो इतने सालों बाद तो नज़र आएगा लेकिन कुछ चीज़ें अभी से ही बेहतर होने लग जाएं? क्या कोई ऐसी हैं शॉर्ट टर्म इकदाम? जी बिल्कुल, 5 चीज़ें हमें करनी हैं। नंबर 1, असातिज़ा, चाहे वो स्कूल लेवल पर हों, चाहे कॉलेज लेवल पर हों, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हों, जो मायार होता है उसकी जो डिपेंडेंस होती है, उसका इन्हिसार जो होता है वो असातिज़ा के मायार से होता है। तो आपको वो बेहतरीन असातिज़ा को अट्रैक्ट करना पड़ेगा स्कूल सिस्टम की तरफ, तनख्वाहों के ज़रिए और दूसरी मराहत के ज़रिए और क्वालिफ़िकेशंस के ज़रिए और एक बड़े रिगरस इम्तिहान के थ्रू गुजारना पड़ेगा इससे पहले कि आपके असातिज़ा अपॉइंट हो सकें। तो बेहतरीन असातिज़ा का अपॉइंटमेंट ये सबसे पहला है जो आपको करना है। दूसरा जो है आपका करिकुलम, जो आप पढ़ाते क्या हैं, वो भी तीनों लेवल्स के ऊपर, वो जो है इस वक्त रोट लर्निंग की तरफ कि आपने खाली रटा और फिर इम्तिहान में रिप्रोड्यूस कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है। तो करिकुलम में के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। तीसरा जो है आपका इम्तिहानी निज़ाम, जो इम्तिहानी निज़ाम भी है वो भी इसी रट्टा कल्चर जो है उसकी तरफ माइल है और इस पर नहीं है कि आपने किस हद तक समझा है मजमून को और उसको किस हद तक हकीकत में ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये तीसरी चीज़ है। चौथा जो है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिद्दत तराजी। जो बच्चे निकले हमारे कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज़ से, उनमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपनी कंपनियां बना सकें, अपनी बिजनेसेस खोल सकें, ना कि वो जॉब्स ढूंढते फिरें। तो वो कल्चर है ही नहीं, हम इनोवेशन की तरफ लेकर ही नहीं आए और वो शुरू से स्कूल से ही ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा। और 5वां जो है वो ये एक डायरेक्शंस के हमें एक नॉलेज इकॉनमी कायम करनी है और उसके लिए जो आपके पास तरजीहात हैं वो ऐसे फील्ड्स हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी है, जीनोमिक्स है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, आपकी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी मोटर गाड़ियाँ सब अब बिजली पे चला करेंगी। तो इस तरह के मादनियात हैं, मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में कूट कूट के भरे हुए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और ज़राअत के अंदर एडवांस्ड एग्रीकल्चर, ताकि ज़राअती आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो इन चीज़ों की तरफ आपको लेकर आना पड़ेगा अपने तालीमी निज़ाम को, ताकि आपका जो है इम्पैक्ट हो सके। लेकिन ये मुमकिन जब ही हो सकता है जब आपके पास हुकूमत ऐसी हो
जो विजनरी हो, जो समझती हो अहमियत एक नॉलेज इकोनॉमी की, जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो, यानी कि जो सिर्फ सियासतदान ना हो बल्कि माहिरीन से पर मुश्तमिल हो। तो इस लिहाज से एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी यकीनन होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोक्रेसी होनी चाहिए कि जो लोग मिनिस्टर्स बने और सेक्रेटरीज बने वो अपने मज़ामीन में वो माहिर हों। और पूरे मुल्क का डायरेक्शन जो है, जैसे सिंगापुर को देख लें, आज सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स 400 अरब डॉलर सालाना, 400 अरब डॉलर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर। सिंगापुर कराची से 1/4 आबादी है, कोई कुदरती वसाइल नहीं है। क्या वजह? उन्होंने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंडेक्स जो आपने बात करी उसकी तरफ लगा दिए हैं। तो दुनिया के जो बेहतरीन ह्यूमन इंडेक्सेस में आते हैं वो सिंगापुर जैसे ममालिक आते हैं, जबकि पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में और अफ्रीका से आप मुकाबला कर सकते हैं। उसकी वजह यही है। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे सोचे, और वाकई बड़ी अहम बात उन्होंने की। 5 एरियाज हैं, 5 डोमेन्स हैं जिनके पर हमने काम करना है, और पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको हमने बेहतर बनाना है, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर अब तवज्जो नहीं दी, ब्रेन ड्रेन इतना ज़्यादा हो रहा है, ब्रेन ड्रेन भी इतना ज़्यादा हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ घटती जा रही हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल है। अब आप अंदाज़ा लगाएं अगले 5 सालों में हम कहाँ खड़े होंगे। जो भी हुकूमत हो उसको इस चीज़ को रिवर्स करने में साल लग जाएंगे। अगले 5 साल में हम खड़े हुए होंगे, हैदराबादी रबड़ी खा रहे होंगे, बेहतरीन जबरदस्त चीज़ मेरा ख्याल है। कमाल क्या है वैसे ये हैदराबादी रबड़ी मैंने खाई है। रबड़ी आपने कहाँ खाई है? मुख्तलिफ जगहों पे रबड़ी खाई है, आम रबड़ी, लेकिन हैदराबादी रबड़ी क्या है? बेसिकली हैदराबाद की मतलब जो बेहतरीन जो सबसे मशहूर पाकिस्तान की रबड़ी है, हैदराबादी या सबसे अच्छी टेस्टी जो है वो हैदराबादी रबड़ी है। जो हैदराबाद जाता था कराची से, हम तुझसे कहते थे भाई रबड़ी खाना भाई जरा। अच्छा, एक रबड़ी दूध भी होता है जी, वो भी अलग, वो एक अलग चीज है। रबड़ी शेक भी है, रबड़ी की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं बिल्कुल, लेकिन असल में रबड़ी एक वो फिरनी टाइप, वो एक खीर नुमा एक चीज होती है, और हैवी बड़ी होती है बहुत, जिसको हम कहें कि वो हैवी होती है और थोड़ी सी। तो आप खिला रहे हैं, मंगाए हुए? मैं आपको खिला तो नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे नुमाइंदे हैं। बताएं मत, मंगवाएं। अच्छा चलिए ठीक है। खाने की बात सिर्फ मुंह से नहीं की जाती। आपकी सुबह मैंने 15,000 रुपए की बचत करवाई तो आपको भी मैंने अजरबैजान घुमा दिया ऐसे ही, बस बैठे बैठाए। गुड। हमारे नुमाइंदे हैं, हमें जरा हैदराबाद की रबड़ी के हवाले से बता रहे हैं, ये देखते हैं। यूँ तो हैदराबाद कई हवालों से खसूसियत का हामिल है। हैदराबाद में अगर बात की जाए तो हैदराबाद को ठंडी हवाओं का शहर भी कहा जाता है। इस हवाले से जो हैदराबाद की चूड़ियाँ हैं वो भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी काफ़ी पसंद की जाती हैं। इसी तरह जो खादी का कारोबार है वो भी हैदराबाद में ही होता है। लेकिन अगर हम रबड़ी का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हैदराबाद की रबड़ी जो है अपनी मिसाल आप है, हैदराबाद की रबड़ी का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि हैदराबाद की रबड़ी ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क पसंद की जाती है बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पे भेजी जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की मशहूर रबड़ी की दुकान में। ये रबड़ी की दुकान जो है 1948 में कायम की गई थी। उसके बाद जो है हैदराबाद की जो रबड़ी है वो अपना एक नाम बनाती गई, और यही वजह है कि जो हैदराबाद में रबड़ी है वो खासी पसंद की जाती है। हमारे साथ मौजूद है इस दुकान के मालिक, हम उनसे ये जानते हैं कि वो किस तरह से रबड़ी को बनाते हैं। ये रबड़ी इसलिए बनती है खाली दूध से, सिर्फ दूध और चीनी होती है, उसको बनने में कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। और वैसे हमारी रबड़ी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। और वैसे रबड़ी हमारी 12 महीने फ़रोख्त होती है, लेकिन ईद त्योहारों में इसकी मांग में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हमारे 2 किस्म की रबड़ियाँ हैं, एक पिस्ते वाली, एक शुगर फ्री है, एक सादा रबड़ी है। रबड़ी की जो तैयारी का मरहला है वो इंतहाई मुश्किल है। एक मन दूध में 10 किलो रबड़ी तैयार होती है और ख़ासी मेहनत से तैयार की जाती है। दूध को जब कढ़ाओं में डालकर गर्म किया जाता है, उसके बाद इसमें चीनी डाली जाती है और उसको खूब अच्छी तरह बनाया जाता है, जिसके बाद जो है ये रबड़ी तैयार होती है और लोग आके यहाँ से रबड़ी ख़रीदते हैं और खाते हैं। हैदराबाद में कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, शादी ब्याह हो, रबड़ी जो है वो कंपलसरी आइटम के तौर पे मेहमानों को पेश की जाती है। रबड़ी खा के जो लोग हैं वो त्यौहार को, खुशी के मौके को एंजॉय करते हैं।
जी, ये थे हमारे नुमाइंदे शिराज साहब जो कि हैदराबाद से हमें हैदराबादी रबड़ी के बारे में बता रहे थे, और रबड़ी को देखकर मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन पानी जो है उसके हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से कुछ बात करनी है हमने। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 100 में से सिर्फ 10 गिलास पानी महफूज कर पाता है, जबकि दूसरे ममालिक 100 में से 30 गिलास पानी महफूज करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में पानी की आलूदगी की बात की जाए तो आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है ये एक जहरीला मादा होता है जो कि पानी में होता है। सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 36% पानी पीने के काबिल होता है। हमारी इस हवाले से जो है वो सूरत हाल तशवीशनाक है, और हमने बात करनी है आफिया सलाम साहिबा से जो कि सीनियर सहाफ़ी भी रही हैं और अब माहौलियात के हवाले से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम अस्सलाम। जी आफिया साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, बुनियादी प्रॉब्लम हमारी है क्या? देखिए, दो प्रॉब्लम्स हैं। हम ज्यादातर अपना हर मसले का जो मलबा है वो क्लाइमेट चेंज की दहलीज पे डाल देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के असरात तो हैं कि बारिशें, आपने जैसे अभी मैं आप दोनों की बातचीत सुन रही थी कि बारिशें हो रही हैं, बहुत हो रही हैं, सैलाब भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पानी बहुत है। ऐसी बात नहीं है। पानी का हमारे दरियाओं में तो वॉल्यूम बहुत है, लेकिन जब आप इस तरह से पानी की दस्तयाबी की बात करते हैं तो कितना पानी काबिल इस्तेमाल है, कितना पानी काबिल इस्तेमाल रहता है जो दरिया में आता है और उसके जरिए दूसरे जो हमारी आबी गुजरगाहें हैं वहां पहुंचता है, इस पे नजर रखने की जरूरत है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा मसला जो है वो, उसमें कुदरत का इतना हाथ नहीं है, वो हमारे अपने कारगुजारी है। और हमारे यहाँ पानी ज़ाया बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जितना पानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो, हम उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, वो हम नहीं करते, पानी ज़ाया करते हैं। मतलब मेरे ख्याल में ये कोई 3-4 हजार साल पुरानी एक टेक्निक है फ्लड इरिगेशन, जो कि हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पानी को बेदरेक बहा दिया जाता है काश्तकारी के दौरान। तो ये भी पानी का ज़िया है। उससे पानी जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो पाकिस्तान का क्रॉप पर क्रॉप रेशो है वो बहुत कम है, दुनिया में कम तरीन रेशो में शुमार होता है उसका। तो हमें ये भी देखना है कि हम पानी को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पानी की दस्तयाबी की तरफ हम नजर डालें तो कमी का जो लफ्ज है या कमी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वहां पे नजर आता है। वैसे उसकी जो दस्तयाबी है सिस्टम के अंदर, उसमें तो पानी बहुत। तो अब इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो पानी स्टोरेज के मामला जो है वो तो लॉन्ग टर्म है, बड़े बड़े डैम हैं उनको तो 10-10 साल लगने हैं अभी। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब पानी की एक मैनेजमेंट की बात होती है तो जिक्र डैम का क्यों आता है? क्या यही एक तरीका रह गया है? ये 60s की टेक्नोलॉजी है, हम 2023 में बैठे हुए हैं, डैम्स का क्या जिक्र है यहाँ पे? डैम्स बहुत ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि वो ना सिर्फ ये कि आपके माली वसाइल बहुत ज्यादा उस पर खर्च होते हैं, उसके एनवायरमेंटल डैमेजेस अब तो यहाँ हैं। 60s में नहीं पता था हमें, उस वक्त हमारे पास और कोई दूसरा तरीका था भी नहीं पानी बचाने का। अब हमारे पास नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिजाइन हो चुका हुआ है रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से, जिसमें जितना एक डैम में आप पानी भरते हैं उससे 3 गुना पानी आप अंडरग्राउंड स्टोरेज में डाल सकते हैं। और उसके अलावा पानी के ज़िया की तरफ क्यों बातचीत नहीं होती है, उसको बचाने के लिए क्यों बातचीत नहीं होती है? हमारे यहाँ शहरों में भी पानी ज़ाया होता है, हमारे यहाँ जो हमारी ज़राअत है उसमें पानी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है, और सबसे ज्यादा तनासुब पानी का दस्तयाबी का ज़राअत के शोबे को मिलता है। तकरीबन 90-95% पानी जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद है वो ज़राअत को मिलता है। बाकी जितना पानी है वो आपको दूसरे तमाम कामों के लिए, जिसमें आपके शहरों की ज़रूरियात हैं, आपकी इंडस्ट्रीज की ज़रूरियात हैं, आपके जो एनवायरनमेंट के लिए जो पानी चाहिए एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, वो बाकी उसमें आता है मुश्किल से 5% पानी। तो हम अगर किसी चीज को कह रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है, अव्वल तो अगर आप उठा के देखें तो बहुत कम कमी आती है, सीजनल कमी आती है थोड़ी बहुत। जितना पाकिस्तान बनने के बाद से सिस्टम में पानी मौजूद था, कमोबेश उतना पानी अभी भी है। तो एक तो बढ़ती हुई आबादी की कोई बात नहीं करता कि आपकी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो गिरती चली जा रही है, क्योंकि पानी के ऊपर दबाव ज्यादा है, आबादी का ज्यादा लोगों को पानी चाहिए। तो वो जो आपके WHO के भी पर कैपिटा पानी है वो भी आपकी उसमें कमी आती चली जा रही है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं। हाँ, स्टोरेज होनी चाहिए। देखिए, जब स्टोरेज की बात करते हैं तो डैम वाहिद जरिया नहीं है स्टोरेज का।
ठीक है, तो ये खुदा के लिए हमें पुराने जमाने की तरफ मत लेके जाए, हमें आगे लेके जाइए आप। हमारे असल में मसला ये है कि हम पुराने ज़माने में रह गए और हमने ये नहीं देखा कि हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज और जो मेथोडोलॉजी वाइज कैसे इम्प्रूव करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपके सलाम साहब मौजूद थी और बात हो रही थी कि कैसे पाकिस्तान में पानी की जो ज़ख़ीरा है उसको बेहतर किया जा सकता है और किस तरीके से हमें पानी को बचाना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।